गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने कल ये बात किया हुआ था कि अभी हम लोगों को जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कस करना है, जितने भी जो हमें अब देखने हैं आगे, प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी मेंस के क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन वहां पर देखेंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें आंसर लिखना है, और उससे रिलेटेड मेंस का जो है डिबेट, डिस्कोर्स, ये सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो हमें ये भी समझना है। तो कल जब हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था, तो कल हम लोगों ने देखना जो जहां से शुरू किया था, तो हमने कहा था कि एक तो हमें ये देखना है कि प्रियम्बल जो है वह उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और जो के एम मुंशी ने कहा है कि ये अपने आप में पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहाँ तक सही है। तो कल हम लोगों ने कहा था कि इस पर पहले हम लोगों को एक बार डिस्कस कर लेना है इस क्वेश्चन पे, फिर हम लोग सॉवरेंटी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इन सब से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर जो है यहाँ पर देखेंगे कि क्या वहाँ पर उससे रिलेटेड चीजें हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोगों को कल मिला हुआ था वो हम लोग एक बार देखते हैं। और पहले क्वेश्चन में हमने कहा था कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है, और इसे किस रूप में आप देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अरे एक सेकंड, पहला जो क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय ठीक है, चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा था वहां पर हम लोग आते हैं। ये कट करके फिर से चल नहीं रहा है, एक सेकंड रुके रहिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमने ये लिया हुआ था, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, व्हाई इज इट कॉल्ड द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस हिंदी में प्रस्तावना के महत्व का वर्णन कीजिए, इसे भारतीय संविधान का राजनीतिक जनपत्री क्यों कहा जाता है। तो हम लोगों को बेसिकली इस चीज को यहाँ पर देखना था। आंसर कैसे लिखेंगे, सिंपल सा है, प्रस्तावना के महत्व का वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो है हम पहले क्या बताएंगे, तो पहले हमने कहा एक छोटा सा इंट्रो आप वहां पर दे दीजिए। इंट्रो में आपको क्या लिखना है, जो भूमिका आपकी है आंसर की, अगर हम इसको 200 शब्द का मान रहे हैं, 200 वर्ड्स का, तो हमने कहा था कि पहले आप कोई भी चीज शुरू कर दीजिए कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या प्रियम्बल जो है इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान की आत्मा है। आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि यह संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, उसकी विशेषताओं से, संविधान की, बिना ठाकुरदास भार्गव का नाम लिए, संविधान की आत्मा है, या फिर जो है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहां पर जो है आप एक सिंपल सा जो है शुरुआत यहां पर कर सकते हैं, इंट्रो इस रूप में आप यहां पर लिख सकते हैं। तो एक तो इंट्रो लिखने का तरीका ये हो गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और दूसरा यहां पर आप लिख सकते हैं कि यह जो है हमारा जो प्रस्तावना है, दूसरा जो तरीका है यहां पर क्या है, तो आप बताएंगे कि संविधान की प्रस्तावना वह किस पर आधारित है, संविधान की प्रस्तावना बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय पंडित नेहरू। संविधान की प्रस्तावना वह संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित, संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, आधारित, और जो क्या बताना चाहती है। अब यहीं पर अगर कोई तथ्यात्मक चीज आप लिख दिए, जैसे यहां पर आप मेंशन कर दिए, क्या मेंशन कर दिए
कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये कब लाया गया था, तो आपने वहां पे बता दिया कि 13 जो है दिसंबर 1946 को, तो आपने ऐसे ही वहां पर मेंशन कर दिया। तो कुछ फैक्चुअल चीजें प्रीलिम्स मेंस में अगर प्रीसियस आ जाती हैं तो उनका अच्छा इंपैक्ट वहां पर देखा जाता है। तो हमने बताया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा में प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर आधारित थी, जो वह संविधान निर्माताओं के भारत के विचार को प्रदर्शित करती है। आइडिया ऑफ इंडिया, यानी प्रियम्बल किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है? आइडिया ऑफ इंडिया। जो जितने अच्छे वर्ड टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेगा एग्जाम में नंबर उसको अच्छे मिलेंगे। तो ये सब धीरे धीरे सीखना है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, हमारा प्रियम्बल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आइडिया ऑफ इंडिया। और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे। तो ये जो है कुछ भी किसी भी तरीके से अच्छे प्यारे, और ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, एक दो यहां पर जो है चीजें ही बतानी है, तो ये ध्यान रखना है। तो यह संविधान निर्माताओं के भारत के विचार पर आधारित था, या भारत के विचार को परिलक्षित करता था, इनको प्रदर्शित करता था, उनका प्रतिनिधित्व करता था। कुछ भी आप ये सारी चीजें यहां पर बता सकते हैं कि ये जो है प्रस्तावना का इंट्रो करते हुए। अब इसके महत्व के बारे में जब बताने हैं तो यहां पर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल क्या है, यानी प्रस्तावना का महत्व अगर हमें बताना है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप अपने मेंस के आंसर में देते वक्त आप यहां पर चाहें तो हेडिंग भी लिख सकते हैं और चाहें तो सिंपल लिख सकते हैं। हालांकि सिविल सर्विसेज एग्जाम में हेडिंग सही नहीं माना जाता है। उसका एक वजह है कि हेडिंग में आपके 2, 3, 4 शब्द जो हैं क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर से वही लिखना होता है। सही तरीका होता है कि आप एक लाइन, एक सेंटेंस बनाइए कि अब जैसे आपने बताया कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल इज सच 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 या फॉलोइंग, तो आप यह प्रस्तावना का महत्व निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। आपने जो है इस तरीके से बनाया। अब उसमें आप ये प्रयोग कर सकते हैं कि एक बॉक्स बना दीजिए प्रस्तावना के महत्व को, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए। एग्जामिनर के लिए हेडिंग भी है और अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस भी यहां पर आप कर रहे हैं। अब प्रस्तावना का महत्व निम्नलिखित है, तो कौन कौन सा प्रस्तावना का महत्व है, यानी सिग्निफिकेंस जो है यहां पर जो है, या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल जो है क्या है। प्रियम्बल जो है तो ये हमारा एक जो है इस तरीके से कि फॉलोइंग यहां पे है। तो पहला महत्व क्या है, ये सब आप चीज जानते हैं, है ना, इसको केवल हम यहां पे रख दे रहे हैं। पहला महत्व क्या है? सोर्स ऑफ पावर। तो ये सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान के शक्ति का स्रोत बताता है। यह संविधान की शक्ति का स्रोत बताता है, यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि आखिर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह यहां पर क्या है। तो सोर्स ऑफ पावर जो है यहां पर इससे पता चलता है, और शक्ति का स्रोत जो है, संविधान की शक्ति का स्रोत यहां पर पता चलता है। इसको आप डिस्क्राइब करेंगे, वो कौन है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया यहां पर। तो एक तो यहां पर जो है सोर्स ऑफ द, यहां पर जो है ये ओपनिंग वर्ड है, हम भारत के लोग, यहीं से प्रस्तावना शुरू भी होती है। तो ये आप यहां बता सकते हैं कि ये बताता है कि हमारे यहां पॉपुलर सॉवरेंटी है। और यहां पर हमारे यहां अगर देखा जाए तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये ओपनिंग वर्ड है, हम भारत के लोग। और क्लोजिंग वर्ड क्या है, अंतिम जो है वाक्य क्या है प्रस्तावना का, कि हम इस संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं, ये अंतिम वर्ड है। तो इस संविधान को किसने बनाया है, किसने अंगीकृत किया है, किसने आत्मार्पित किया है? हम भारत के लोगों ने। वही यहाँ पे सोर्स ऑफ पावर है। तो एक चीज आपने ये बता दिया। दूसरा यहां पर आपने क्या बताया, सोर्स ऑफ जो है यहां पर सोर्स ऑफ पावर के साथ साथ नेचर ऑफ स्टेट के बारे में जानकारी कहां पर है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी भारतीय राज्य के बारे में
या गवर्नमेंट के बारे में जानकारी। यहां पर गवर्नमेंट के बारे में शासन प्रणाली का उल्लेख, यहां पर भारतीय राज्य का उल्लेख, शासन प्रणाली का उल्लेख, आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति या भारतीय राज्य की प्रकृति का उल्लेख जो है वह यह करता है। तो हमारी प्रस्तावना हमें यह बताती है कि यहां पर हमारा जो संविधान है उसमें यह बताता है प्रियम्बल कि ये जो है कि यहां पर एक मिनट रुके रहिएगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देख कुछ हिला तो नहीं है लेकिन ये ऑफ हो गया। हाँ यहाँ से एक सेकंड, ये लाल हो गया था। नहीं आप मतलब दबा नहीं था ना, अपने आप बंद हो गया। ऐसे ही ये दिखा रहा है नॉट इनपुट सिग्नल, यहाँ बंद है। ये क्या है? ओहो तो इस वजह से, चलो ठीक है। और ये जीएस वाला जो था वो नोटपैड खोल देना भैया। हाँ वो भी किया, लेकिन शायद वो गायब हो गया जो लिख रहे थे। एक सेकंड रुके रहिएगा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल जो है उसमें हमने अभी तक जो बात किया है, तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो दूसरा चीज यहाँ पर शुरू किया था, हमने कहा नेचर, यहाँ पर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट या गवर्नमेंट की जानकारी मिलती है। और ये क्या है? तो हमने कहा था कि हम सॉवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। आप यहाँ पर इसका मेंशन करेंगे। ये हमारी प्रस्तावना का महत्व है। तीसरा, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, उसका, हमारी राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, उसकी जानकारी भी कहां से मिलती है? प्रस्तावना से। राज व्यवस्था का उद्देश्य, राज व्यवस्था की प्रकृति की जानकारी भी यहीं से मिलती है। और डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ वह कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यानी कि संविधान को स्वीकार करने की तिथि, संविधान को स्वीकार करने की तिथि, स्वीकार करने की तिथि। तो कुल मिलाकर यहां पर हम ये एक ब्रीफ में ये 4 पॉइंट्स देंगे, लेकिन ब्रीफ में, ये बहुत ज्यादा हमें इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि प्रस्तावना का हमें महत्व स्थापित करना है और 100 शब्दों में हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं हैं। तो हम यहां पर जो है वह मेंशन करेंगे, इसको मजबूत करते हुए कि प्रस्तावना
में चूंकि ये सारी चीजों का उल्लेख किया गया है, यही रीजन है कि बेरुबारीवाद में न्यायपालिका ने इसे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को यहां पर जानने की कुंजी कहा। उन्होंने कहा कि इट इज की टू ओपन द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, या संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। ये किस केस में बोला गया था? बेरुबारीवाद में। तो हम यहां पर बताएंगे कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को, इट इज की टू ओपन द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को, विचारों को जानने की कुंजी है। और यही रीजन है, जानने की कुंजी है, और इसीलिए केशवानंद भारतीवाद का भी उल्लेख करेंगे। जब महत्व बताएंगे तो केशवानंद भारतीवाद में क्या बोला गया है कि जहां कहीं भी एम्बिग्विटी दिखती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, वहां उस प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन में वह प्रियम्बल मदद करेगा। तो संविधान के किसी प्रावधान की अस्पष्टता, संविधान के किन्हीं प्रावधान में अस्पष्टता की स्थिति में व्याख्या के लिए, अस्पष्टता की स्थिति में व्याख्या का काम जो है वह इसके द्वारा किया जाता। तो व्याख्या के लिए वह प्रियम्बल जो है हमें मदद करता। तो प्रियम्बल का काम क्या है? वह एम्बिग्विटी का इंटरप्रिटेशन करना। तो आपने एक तो यहां पर लिख दिया। क्वेश्चन के दो पार्ट थे। पहला पार्ट था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, दूसरा कि ये पॉलिटिकल होरोस्कोप है या नहीं है। अब अगर पॉलिटिकल होरोस्कोप है या नहीं, राजनीतिक जन्म कुंडली है या नहीं, अगर इसको हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे? तो यहां पर जो है इसको पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा है? तो आप बताएंगे कि दूसरा पार्ट जो है, सेकंड पार्ट आंसर का चेंज करेंगे और आप कहेंगे कि प्रियम्बल के इन्हीं इंपॉर्टेंस को देखते हुए के.एम. मुंशी ने, अगर याद है तो, अगर नहीं याद है तो रहने दीजिए, प्रस्तावना के इन्हीं महत्व को देखते हुए के.एम. मुंशी इसे पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहां पर पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये उनके द्वारा कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है, थोड़ा सा इसको देखिए। यह क्यों राजनीतिक जन्म कुंडली है? असल में जिस प्रकार जन्म कुंडली होती है उसी प्रकार यहां पर संविधान के लिए प्रस्तावना है। जिस प्रकार व्यक्ति के लिए, उसकी व्यक्ति के लिए जन्म कुंडली महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही अगर संविधान को हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक व्यक्ति समझे, एक लिविंग बॉडी समझें, तो प्रस्तावना जो है उसकी जन्म कुंडली के रूप में दिखाई देगी। तो व्यक्ति के लिए उसका जन्मपत्री जिस तरीके से होता है, वही संविधान नामक व्यक्ति के लिए प्रस्तावना का है। कैसे? व्यक्ति के जन्म कुंडली में जो चीजें रहती हैं वही चीजें प्रस्तावना में रहती हैं। जन्म कुंडली में क्या रहती हैं? जो होरोस्कोप होता है किसी व्यक्ति का, उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं? उसमें उसके डेट ऑफ बर्थ के बारे में मेंशन होता है, जन्म तिथि के बारे में उल्लेख होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसमें जन्म कुंडली में किसी भी व्यक्ति के जो है वह मालूम होता है कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, यानी आविर्भाव कहाँ से है, उसके माता पिता संरक्षक कौन हैं, आविर्भाव उद्भव अगर वहां पर पूछा जाए कि कहाँ से है, संरक्षक कौन है, इनकी जानकारी भी कहाँ से मिलती है। आप कुंडली में देखते हैं ना कि अमुक जो है नाम के व्यक्ति, इनके पिता माता अमुक जो हैं, इनके बारे में, इनके नेचर, इनकी प्रकृति, व्यक्तित्व की जो स्वभाव है यानी प्रकृति है, गुस्सैल हैं, शांत किस्म के हैं, ये आप कुंडली में पाते हैं ना कि ये गुस्सैल होंगे, मंगल इनका भारी है, बृहस्पति ज्यादा है तो वाचाल होंगे, शनि जो है मजबूत है तो ये जो मिस्टीरियस पर्सनालिटी होंगे। तो इस तरीके से आपने कई बार सुना होगा ना कि ये चीजें हैं, तो वहां पर बोल दिया जाता है कि नहीं अब बृहस्पति ज्यादा मजबूत है, ज्यादा एक्सवर्ट होंगे, इनको पुखराज पहनाया जाए, इनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए यहाँ पर। तो इस तरीके की कई चीजें ज्योतिष में वहां पर बताई जाती हैं। तो वो स्वभाव कुंडली के माध्यम से ही तो पता चलता है कि आपका नेचर ये है, आपका स्वभाव इस तरीके का है। और साथ ही साथ जो है आपकी कुंडली में आपके भविष्य के बारे में भी जानकारी होता है, फ्यूचर जो है वहां पर प्रेडिक्शन होता है। भविष्य के बारे में क्या होता है बताया जाता है, राजयोग है, लड़का बड़ा होकर ये जो है बहुत बड़ा आदमी बनेगा,
बुद्ध इसका मजबूत है, बहुत पैसा वाला बनेगा और किसी तरीके का कोई अभाव यहाँ पर नहीं होगा। या फिर जो है वहां पर बोला गया कि नहीं नहीं, यहाँ पर राहु केतु की दशा चल रही है और इसके लिए तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है, जीवन में एक बड़ी दुर्घटना होगी। कुछ भी व्यक्ति की जन्म कुंडली जो चीजें बताती है वही काम संविधान के लिए प्रस्तावना करती है। प्रस्तावना संविधान नामक व्यक्ति के जन्म तिथि को बताती है और कहती है 26 नवंबर 1949 को आपका जन्म हुआ था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, लॉ डे होता है, संविधान दिवस 26 नवंबर हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कहता है कि आपके उद्भव संरक्षक, आपके माता पिता, तो संविधान नामक व्यक्ति के माता पिता कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इनके माता पिता हैं, हम इनके माता पिता हैं। कहता है नेचर क्या है? तो नेचर, संविधान का नेचर क्या है? तो यह संप्रभु है, यह पंथ समाजवादी है, यह पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, यह क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो कहता है कि भाई यहां पर जो है ये सारी चीजें आप समझते चलिए, तो गणराज्य है। और यहां पर जो है वह कहता है भविष्य तो बताया गया है, तो भविष्य के आदर्श जो हैं वो यहां पर क्या बताए गए हैं कि क्या हमें कहां पहुंचना है। अगर कोई पूछे संविधान कहां पहुंचना चाहती है, हम अपने भविष्य को कहां देखना चाहते हैं, जैसे जन्म कुंडली कहती है आप प्रधानमंत्री बनेंगे, वैसे ही हमारा प्रस्तावना संविधान के को बताता है कि तुम न्यायपूर्ण बनोगे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो यहां पर भविष्य के आदर्शों का उल्लेख है, न्याय, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये यहां पर तो एज इट इज एक होरोस्कोप जैसे होता है व्यक्ति के लिए, वैसे ही प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पॉलिटिकल होरोस्कोप होता है। इन पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, इनको साबित कर सकते। क्लियर है? अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था जो हम लोगों को देखना था। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। वहां पर दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यू, according to you, how far is sovereignty mentioned in the preamble relevant in today's contemporary world। तो क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर है कि आपके अनुसार समकालीन युग में, समकालीन युग में भारतीय प्रस्तावना, भारतीय प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुता की धारणा कहां तक प्रासंगिक है, कहां तक प्रासंगिक है। तो यहां पर जो है ये क्वेश्चन हमारा यहां पर है। अब इसका पहले तो एक बार ब्रीफ में समझिएगा कि ये कहना क्या चाहता है। कहना चाहता है कि आज का जो है, अभी हमने कहा था पहला स्टेप डिमांड ऑफ क्वेश्चन तुरंत बनाइए। अगर इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो यहां पर बोला गया है कि हाउ फार, यानी कहां तक, ये जानना चाहते हैं कि कहां तक सॉवरेंटी जो है वह रेलेवेंट है, यानी उसकी रेलेवेंसी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहां आज के समय में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि सॉवरेंटी पर जो है वहां पर क्वेश्चन मार्क खड़े होंगे। तो हाउ फार का मतलब क्या है, कुछ हद तक संप्रभुता अप्रासंगिक हुई होगी, कुछ हद तक प्रासंगिक हुई होगी। तो यहां पर ये चीजें आपको बतानी है, मतलब आपको समकालीन युग में वह संप्रभुता की धारणा की प्रासंगिकता पर बताना है कि कहां प्रासंगिक कहां नहीं। तो दो पक्ष बनते हैं कि कहां तक प्रासंगिक आप मानते हैं,
एक जहां पर मानते हैं प्रासंगिक, एक पक्ष मानते हैं जहां प्रासंगिक नहीं है, और फिर आपका एक जो है फिनिशिंग अपना लाइन। अब यहां पर जो हमें समझना है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा कि कैसे कैसे यहां पर ये चीजें आ रही हैं। पहली चीज तो यहां पर समझना है कि आखिर जो है एक हमने इंट्रो दिया, हमने कहा पहले इंट्रो हमने दिया, और इंट्रो में हमने बताया कि हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे यहाँ पर वह बात करता है कि भारतीय संविधान जो है की प्रस्तावना वह उसकी आत्मा है, या वहाँ पर वह बताता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है, या वो बताता है कि सॉवरेंटी क्या है। तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो इंट्रो लिखने का अलग अलग तरीका होगा। पहला, आप बताइए संप्रभुता का मतलब क्या है, व्हाट डज मीन, संप्रभुता का आशय, मीनिंग ऑफ सॉवरेंटी। पहले आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, सिंपल आंसर, ट्रेडिशनल आंसर। वहां पर आपने बताया संप्रभुता का आशय क्या है, सॉवरेंटी मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट, या इट डिनोट्स इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि किसी के भी सबऑर्डिनेट नहीं है, जो किसी के अंडर नहीं है और फ्रीली अपने डिसीजन लेता है। तो एक तो सिंपल हम संप्रभुता का आशय बताएंगे, फिर वहां पे पैराग्राफ चेंज करके बताएंगे कि इस पर लेकिन ये आजकल रेलेवेंट इस वजह से दिख रहा है या इस वजह से नहीं दिख रहा है। एक तरीका यहां पर संप्रभुता का आशय, मीनिंग, डिफिनेशन बताने का। दूसरा हमने कहा था ट्रेंड। हमने कहा था कि इंट्रो लिखने का एक तरीका है कि आप एक ट्रेंड पकड़िए। ट्रेंड क्या है, 90 के पहले और 90 के बाद आप यहां पर जो है एक ट्रेंड देखेंगे राज्य के बारे में। आप बोलेंगे, आप आंसर की शुरुआत कर सकते हैं कि बिफोर 1990 स्टेट वॉज सेंटर प्लेयर, यानी राज्य जो है वह मुख्य, यहां पर राज्य की मुख्य भूमिका होती थी। राज्य की क्या होती थी, मुख्य भूमिका होती थी, या जो यहां पर सारा एक्टिविटी होता था वह स्टेट सेंट्रिक एक्टिविटीज होती थी। लेकिन आफ्टर 1990 आप देखेंगे 1990 के बाद, अब 1990 के बाद कई संगठन और कई वहां पर एनजीओ, सिविल सोसाइटी के लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या आज की दुनिया में केवल और केवल स्टेट ही सब कुछ काम कर रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। आज विश्व व्यापार संगठन है, द6 है, यूरोपीय संघ है, इनकी भूमिका अब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहां पर बोलेंगे कि राज्य की भूमिका के साथ आज जो है राज्य के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं की भूमिका भी बढ़ी है। तो अन्य जो है संस्थाओं की भूमिका भी बढ़ी है, अन्य संस्थाओं की भूमिका भी बढ़ी है। तो यहां पर आप बोलेंगे कि इसलिए संप्रभुता की प्रासंगिकता पर, ऐसे में बोला जा रहा है कि अब जो है ट्रेडिशनल, इसलिए परंपरागत जो संप्रभुता है, ट्रेडिशनल जो संप्रभुता का कंसेप्ट है कि संप्रभुता की धारणा में कि अब राज्य ही सब कुछ है, ऑल इन ऑल है, अब ऐसा नहीं दिखता है। पर प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल सॉवरेंटी। आज क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं ट्रेडिशनल जो है सॉवरेंटी के कंसेप्ट पर, यहां पर प्रश्न चिन्ह देखे जा रहे हैं। क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि पहले होल सोल केवल एक जो है बॉडी हुआ करता था, एक एक्टर हुआ करता था स्टेट। 90 के बाद स्टेट के अलावा डिफरेंट एक्टर्स वहां पर आने शुरू हो चुके हैं। तो एक ट्रेंड के रूप में यहां पर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कितने अलग अलग तरीके से इन आंसर्स को वहां पर बताते हैं। अब भारत के संदर्भ में भी हमने कहा इसको अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, कि जैसे हमने कहा इंडिपेंडेंट स्टेट, अपनी फ्रीली आप अपना डिसीजन लेते हैं। तो आप कोई करंट का इंसिडेंट भी ले सकते हैं। आप बता सकते हैं कि रिसेंटली अमेरिका के प्रेशर के बावजूद इंडिया ने ये डिसीजन लिया, यानी अमेरिका कोई दबाव बना रहा था लेकिन भारत ने उसके दबाव में काम नहीं किया, और यह इंडिया की सॉवरेंटी को रिफ्लेक्ट करता है कि वह अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फैसला लेगा, न कि किसी बाहर के दबाव में। बहरहाल, तो हमें पहली चीज क्या समझनी थी यहां पर कि कैसे जो है सॉवरेंटी का ये जो सवाल है वो यहां पर आता है सामने। अब दूसरा जो यहां पर सबसे बड़ा सवाल बनता है वो क्या बनता है कि सॉवरेंटी जो है वो कैसे जो है डिक्लाइन करती हुई दिखाई देती है, यानी इसके रेलेवेंस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो क्यों उठ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत मायने रख जाता है। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे कि संप्रभुता पर संकट क्यों, यानी डिक्लाइन ऑफ सॉवरेंटी,
संप्रभुता में गिरावट क्यों आ रही है, या जो है रेलेवेंस या इररेलेवेंसी क्यों बढ़ रही है, या संप्रभुता की प्रासंगिकता पर प्रश्न क्यों। ठीक है, यानी डिक्लाइन ऑफ सॉवरेंटी क्यों दिख रही है, एक क्वेश्चन मार्क, या रेलेवेंस ऑफ सॉवरेंटी पे क्वेश्चन मार्क क्यों यहां पर उठाए जा रहे हैं, इसके पीछे के आर्गुमेंट क्या है, इसके पीछे के तर्क क्या है, पहले एक एक करके इनको देखेंगे। तो संप्रभुता में गिरावट इसलिए आ रही है कि पहला जो सबसे बड़ा फैक्टर ना वो देखिए, जब 90 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए, 90s में क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे यहां स्टार्ट हुए। इन इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से हुआ क्या, आर्थिक सुधारों में हमने सबसे अधिक फोकस किस चीज पे किया, हमने सबसे अधिक फोकस किया एलपीजी में। एलपीजी यानी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 90 के बाद आर्थिक सुधारों के दौर में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। अब इसमें होता क्या है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन का मतलब है जहां पर स्टेट का इंटरफेरेंस इकोनॉमिक मैटर में, इकोनॉमिक अफेयर में कम होता जाता है। यानी अब राज्य जो है आर्थिक मामलों का निर्धारण नहीं करेगी, अब मार्केट के द्वारा इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो वहां पर कंट्रोल होंगे। बोला जाता है कि मार्केट इज सेल्फ सफिशिएंट, मार्केट जो है वह सेल्फ सफिशिएंट है टू रेगुलेट इकोनॉमिक अफेयर, कि जो आर्थिक मामले हैं वो उनके हिसाब से चले, यही उदारीकरण का कहना है। उदारीकरण एडम स्मिथ के उस गोल्डन वर्ड पर टिका हुआ है जिसे इनविजिबल हैंड कहते हैं। यानी एडम स्मिथ कहते हैं अदृश्य हाथ, बाजार क्या है, इनविजिबल हैंड के माध्यम से काम करता है। और ये इनविजिबल हैंड दो हैं, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई जैसा होगा, मांग और आपूर्ति, कोई सामान ज्यादा है तो उसकी कीमत, या कोई सामान कम है तो उसकी कीमत। मांग आपूर्ति के नियम बाजार को चलाते हैं, राज्य नहीं चलाएगा, सरकार नहीं चलाएगा। तो पहला काम आया कि आर्थिक मामले जो है वो यहां पर खोले जाए। इसके पहले ध्यान रखिएगा, 1990 के पहले भारत सरकार चीनी भी बनाती थी, सुई भी बनाती थी, कपड़े भी बनाती थी, हर एक चीज भारत सरकार के पास था, क्योंकि हम सोशलिस्ट थे, हम यहां पर समाजवादी भी थे और भारत सरकार ही सब कुछ यहां पर कर रही थी। हमारा ध्यान यहां पर भारत सरकार, निजी क्षेत्रों को हमने इतना अलाउ नहीं किया था। लेकिन 90 के बाद हमने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया, हमने निजी क्षेत्रों को अलाउ कर दिया कि आप जो है एक्टिविटी कर सकते हैं। और यहां से देखा गया कि निजीकरण बड़े स्तर पर भारत में शुरू हुआ। ग्लोबलाइजेशन ने यहां पर बाहर की कंपनियों को भारत में ला दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे दो चीजें यहां पर देखी गई। एक तो जो है वह डिक्लाइन इन द रोल ऑफ स्टेट, जो यहां पर राज्य की भूमिका में गिरावट आया। 90 के बाद राज्य की भूमिका में गिरावट देखा गया है, राज्य की भूमिका में गिरावट देखा गया है। और यह माना जा रहा है कि जो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैं वो बढ़े हैं, यानी निजी क्षेत्रों की भूमिका जो है वहां पर बढ़ी है। निजी क्षेत्रों की भूमिका जो है निजी क्षेत्रों की भूमिका यहां पर बढ़ी। तो पहला जो है यहां पर जो बोला जा रहा है संप्रभुता में कि ऐसा है, तो अब यहां पर यह देखा जा रहा है कि इस वजह से बोला जा रहा है कि आज जो है जो गवर्नमेंट भारत सरकार है आज सॉवरेन अकेले नहीं है, एब्सोल्यूट पावर उसके पास नहीं है। आज जो है यहां पर देखा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको यहां पर कंट्रोल कर रहा है। यानी फिक्की एसोचेम, बोला जाता है कि फिक्की एसोचेम जैसे इंडस्ट्रियल जो यहां पर जो हमारे ग्रुप्स हैं ये बजट को या इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भारत की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने लगे हैं।
इसकी वजह से यह बोला जा रहा है कि अब सुप्रीमेसी ऑफ गवर्नमेंट, होल सोल सुप्रीमेसी अब नहीं है, बाहरी शक्तियां उसको प्रभावित कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर भारत सरकार को प्रभावित करता है। तो भारत की आर्थिक नीतियां प्रभावित कौन कर रहा है? फिक्की, एसोचैम जैसे जो प्राइवेट सेक्टर के, इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर के चैम्बर हैं या वहां पर जो है इनके ग्रुप्स हैं। दूसरी चीज यहां पर क्या है? हमने कहा पहला तो है इकोनॉमिक रिफॉर्म ने जो है स्टेट के रोल को घटाया है, इस वजह से उसकी सॉवरेंटी पर क्वेश्चन उठ रहा है। दूसरा जो देखा जा रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर की भूमिका में वृद्धि हुई है, यानी गैर राज्यीय कर्ताओं की भूमिका में वृद्धि हुई है। रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर ये लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, गैर राज्यीय कर्ताओं की भूमिका में वृद्धि देखी जा रही है। ये गैर राज्यीय कर्ताओं की भूमिका में जो वृद्धि देखी जा रही है, कौन से गैर राज्यीय कर्ता हैं? तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एमएनसीज जो हैं उनके द्वारा यहां पर यह देखा जा रहा है, एनजीओज जो हैं उनके द्वारा देखा जा रहा है। तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं इनका जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और ये जितने हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां या एनजीओ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने हैं इनका, या क्षेत्रीय संगठन जो हैं इनका ये महत्व बढ़ा है। केवल अब राज्य जो है वह नहीं दिखाई दे रहा है। पहले केवल स्टेट हुआ करता था, आज नॉन स्टेट एक्टर आए हैं, आज एमएनसीज हैं, एनजीओस हैं, इनकी भूमिका क्या है? ये स्टेट के डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जैसे अब एक एग्जांपल से समझिएगा कि हमारे यहां पर एक बार चिली में वहां पर रिसोर्सेस की बात चल रही थी। चिली में एलेंदे की सरकार थी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो आपको मिलेगा भी। वहां पर चिली में एलेंदे की सरकार थी और यह माना गया कि टेलीग्राम लाइन जो वहां पर एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, उसने इस तरीके से अपनी पॉलिसी को मनवाने के लिए चिली की गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया, और जब चिली की सरकार ने उसके प्रेशर के बावजूद कोई काम नहीं किया तो उन्होंने वहां के अपोजिशन अपोनेंट्स जो उसके सरकार के थे, रूलिंग पार्टी के थे, उनको इतनी फंडिंग की उस कंपनी ने, एक अकेली कंपनी ने, कि चिली की एलेंदे सरकार का तख्ता पलट हो गया। यानी ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये स्टेट को बदल देने की ताकत रखती हैं, उसकी पॉलिसीज को बदल देने की बात करती हैं। सॉवरेंटी का मतलब क्या कि हम किसी के अधीन नहीं है, कोई हमको प्रभावित नहीं कर सकता हमारे निर्णयों को। लेकिन चिली की एलेंदे सरकार को किसने बदल के रख दिया? वह अमेरिका की एक एमएनसी ने। भारत में इसी तरीके से जो वॉलमार्ट, वहां की बड़ी कंपनी है अमेरिका की, उसका ये बार बार कहना है कि हम भारत में जो रिटेल सेक्टर है हम उसका वहां पर अधिग्रहण करना चाहते हैं। बहुत बड़ा मार्केट, भारत से बड़ा मार्केट क्या होगा? कंज्यूमर सबसे ज्यादा इंडिया में है, चाइना और इंडिया चाइना को कुछ दिनों में पीछे भी करने वाला है। और ठीक ठाक अच्छे कंज्यूमर, खाने पीने वाले लोग हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत संतोषी आदमी है, खाते पीते जिंदगी जीते हैं यहाँ के लोग। अब वॉलमार्ट चाहता है कि हम यहाँ पर पूरा का पूरा जो ये बिग मॉल, आप शॉपिंग मॉल देखते हैं, ये सब चाहता था कि उसके पास आ जाए। लेकिन जब ये मुद्दा भारत सरकार के पास आया तो यहां पे अधिकांश इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिस्ट ने इसका विरोध किया, भारत जैसे देश को देखते हुए, कि अगर आप सोचिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े मॉल बनेंगे तो निश्चित रूप से वो बड़े अट्रैक्टिव होंगे, और वहां पर चूंकि वो थोक में सारी चीजें लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी कीमतें भी वह काफी कम होंगी। लेकिन इसे कंज्यूमर के लिए तो अच्छा है, लेकिन आप सोचिए गली मोहल्लों में जो आप छोटे छोटे यहाँ पर किराना के दुकान देखते हैं, जिससे पूरा का पूरा एक रोजगार की एक जबरदस्त व्यवस्था आप पूरे भारत में, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो रोजगार का एक वैकल्पिक व्यवस्था हर किसी के पास उस किराने के दुकान के रूप में, जनरल स्टोर के दुकान के रूप में, और ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी, लोग सीधे शॉपिंग मॉल जाएंगे। वॉलमार्ट यही चाहता था भारत में, तो यहां पर जो है भारत सरकार मना कर रही थी। वॉलमार्ट ने इसके लिए प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया। अमेरिका के सीनेट में, जो वहां की विधायिका है, वहां के सीनेट में एक बार चर्चा हो रही थी। वॉलमार्ट के प्रतिनिधि ने बताया कि हमने तो करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर जो है वह इंडियन पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स की लॉबिंग के लिए खर्च कर दिए। उसने बताया, रिकॉर्ड दिया कि हमने वहां पे बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट हमने वहां के राजनेताओं को, वहां के नौकरशाहों को दिया है, और हमें उम्मीद थी कि वहां पर हमें निवेश करने का मौका मिल जाएगा, रिटेल मार्केट हमारे लिए ओपन कर दिया जाएगा। अब यह अलग बात है कि उन्होंने गलती ये की थी, वो चिली में किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं दे रहे थे, वो भारत की पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहे थे, और भारत का अपना ईमान है।
भारत में अधिकांश लोगों का ईमान है पैसा तो लेंगे लेकिन काम अपने हिसाब से करेंगे, आपके हिसाब से नहीं। चुनाव में भी होता है कि पैसा लिए किसी से, वोट दिए किसी से। तो ये चीजें जो है इंडिया में बड़े आराम इत्मीनान से होती है, इतने समझदार लोग यहाँ पर हैं। बहरहाल कहने का मतलब मेरा जो था, जो मैसेज आपके दिमाग में जाना चाहिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतनी कैपेबल हैं कि वो आपकी पॉलिसी को प्रभावित कर सके। एनजीओ बार बार विकासशील देश आरोप लगाते हैं। ये जो एनजीओ होते हैं लंदन बेस, अमेरिका बेस, इन्होंने अपनी जो फ्रेंचाइजी खोल रखी है या एसोसिएट, यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज में कई जगहों पर एसोसिएट हो जाते हैं, इनको थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, इनको कहते हैं मदर एनजीओ। और ये जो मदर एनजीओ हैं ये अलग अलग जो देश में एनजीओ चल रहे हैं उनको फंडिंग कर देते हैं। लेकिन इनका असल जो वहां की गवर्नमेंट को, डेवलपिंग कंट्रीज के स्कॉलर्स का क्या मानना है कि डेवलपिंग कंट्रीज में अनस्टेबिलिटी, इसी मुद्दे पर वह अमेरिका या ब्रिटेन की सरकार को घेरने में सफल नहीं रहती हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को घेरने में सफल हो जाती हैं। मतलब अगर यहां कोई प्लांट लग रहा है जिससे पर्यावरण प्रदूषण होगा तो वह इतना इतना बड़ा मुद्दा बनेगा कि भारत सरकार को वहां घुटनों पर बैठना पड़ेगा, उस मुद्दे को खत्म करना पड़ेगा, इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाएगा। लेकिन यही चीज अगर वह यूरोपियन कंट्री या अमेरिका में होता है तो बड़ी स्मार्टली उसको मैनेज किया जाता है। तो इनका कहना है कि एनजीओ जो होते हैं वह सरकार के खिलाफ लोकल जो वहां की कम्युनिटी है उसको भड़काकर, प्रवोक करके, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को रोकने का एक साजिश करते हैं, ऐसा यहां पर माना जाता है। इसी तरीके से आज के समय में कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता है कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं मानेंगे। आप जो है एक समुदाय में, दुनिया में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा नियम, हर कोई चीन नहीं हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी तो हमारे ऊपर एक दबाव है कि जो उन्होंने निर्णय ले लिया हमको मानना पड़ेगा। संप्रभुता क्या होती जब हम उनके निर्णय मानते ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जितने हमको उनकी भी बात माननी पड़ती है, हम सार्क में हैं, बिम्स्टेक में हैं, ठीक है। तो ये जो हैं ये हमारे क्या है, सॉवरेंटी को यहां पर जो है वह कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तीसरी चीज क्या है कि यहां पर कई बार जो है जो पावर पॉलिटिक्स है, उस पावर पॉलिटिक्स की वजह से भी आपकी सॉवरेंटी जो है वो क्या है, वह प्रभावित होती है। यानी महाशक्तियों की जो ग्रेट पावर्स की, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स ऑफ ग्रेट पावर्स, तो महाशक्तियों की शक्ति राजनीति का भी आप पे असर पड़ता है। शक्ति राजनीति का प्रभाव मतलब क्या है, थोड़ा इसको भी समझिएगा। यानी यहां पर ग्रेट पावर्स की जो पावर पॉलिटिक्स है उसका इंपैक्ट, तो इंपैक्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स अमंग ग्रेट पावर्स, तो ग्रेट पावर्स का जो है शक्ति राजनीति का प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, इंडिया जो है उस पर, भारत पर अमेरिका का दबाव, प्रेशर ऑफ यूएस ऑन इंडिया। इंडिया पे क्या है, अमेरिका का दबाव है कि आप जो है ईरान से संबंध क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए, यही तो दबाव बनाया। और अमेरिका के दबाव में ही तो भारत जो है ईरान से तेल नहीं खरीद रहा। वेनेजुएला से भारत को दबाव बनाया कि आप वहां से तेल, ऑयल परचेज नहीं कीजिए। किसने किया, ये ग्रेट पावर्स ने किया, ये अमेरिका ने किया। तो आपकी सॉवरेंटी उस लेवल तक जाकर क्या हो जाएगी, कंप्रोमाइज्ड हो जाएगी। तो कंप्रोमाइज होती है कई बार सॉवरेंटी इन सब वजहों से। तो यहां पर जो है ये दिखाई देता, तो यहां पर महाशक्तियों की शक्ति राजनीति का भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा इशू है वह क्या है, आज हम ग्लोबलाइज्ड इरा में रह रहे हैं, और इस ग्लोबलाइज्ड इरा में कोई भी कंट्री है उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या होता है कि हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड है वो डिजिटल सॉवरेंटी भी होनी चाहिए। अभी आपने सुना होगा कि सरकार फेसबुक से, ट्विटर से बड़ी परेशान हो गई है। उनका कहना है कि फेसबुक और ट्विटर किसी खास एजेंडे पे काम कर रही हैं। अब ये सही है, गलत है, सरकार का अपना आरोप है या क्या है, ये एक अलग डिस्कोर्स का विषय हो सकता है। लेकिन अगर विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज, वह फेसबुक या ट्विटर, ये जो बाहर की कंपनियां हैं, अगर इनके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन उठा रही हैं तो उसकी वजह है। वजह यह है कि, और ये केवल अभी वर्तमान सरकार यानी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, इसके पहले गवर्नमेंट जब थी तब भी ये सवाल जरूर थे
कि ये, और चूंकि फेसबुक और ट्विटर अभी रिसेंटली एक डिकेड के हैं, मतलब 2010 के बाद इन लोगों ने सही मायने में भारत में काम करना शुरू किया है, और 10 साल में आज स्थिति ये है कि ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को, इंडियन सोसाइटी को, इंडियन कल्चर को आप पूरी तरीके से बदल सकने की क्षमता रखते हैं। डिजिटल स्पेस बहुत मायने रखता है, इसीलिए आज हर एक कंट्री डिजिटल सॉवरेंटी की बात करती है। तो वर्तमान वैश्वीकरण के युग में, वर्तमान वैश्वीकरण के युग में डिजिटल संप्रभुता, डिजिटल सॉवरेंटी जो है वह मायने रखती है। डिजिटल संप्रभुता जो है के सामने चुनौती देखी जा सकती है। आज कौन सी चैलेंजेस हैं हमारे सामने? आप डिजिटल सॉवरेंटी बोलिए, आप इसको यहां पर साइबर सॉवरेंटी बोलिए, ये यहां पर दिखाई दे रही। तो ये चुनौती यहां पर जो है देखने को मिल रही है। तो यहां पर अपने आप में जो है ये एक बड़ा इशू है जो यहां पर देखने को मिलता। अब सवाल ये है कि यहां पर क्या वाकई जो है या यहां पर इंडिया सॉवरेन है? तो डिजिटल सॉवरेंटी के सामने आज का जो चैलेंजेस हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे क्या चैलेंजेस हैं यहां पर, जैसा हमने बताया, सोशल मीडिया के जो सर्वर हैं हमारे यहाँ पे वो कहाँ हैं? आउटसाइड ऑफ इंडिया। सोशल मीडिया के सर्वर बाहर हैं, है ना। और यहाँ पर जो है वो राइट टू प्राइवेसी, एक बड़ा राइट टू प्राइवेसी का जो मैक्सिमम एप्लीकेशन है वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन कर रहे हैं। अधिकांश एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं? अधिकांश एप्लीकेशन भारत में वह राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो सवाल यह है कि ये हमारे डिजिटल सॉवरेंटी के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ हमारे यहां पर इंटरनल जो थ्रेट हैं वो अलग से हैं। सॉवरेंटी के सामने एक्सटर्नल थ्रेट तो है ही, और इंटरनल थ्रेट भी यहां पर कम नहीं है। आंतरिक खतरे बहुत ज्यादा हैं। आंतरिक खतरे कौन कर रहा है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकी संगठन है। यहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कौन है? नक्सल, यहां पर नक्सल देखे जा सकते हैं। इंसर्जेंट हैं, जहां कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट हैं, उनको इंसर्जेंसी कहते हैं। जम्मू और कश्मीर की प्रॉब्लम टेररिज्म के रूप में देख रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड नक्सलाइज्ड एरिया के रूप में देखे जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को इंसर्जेंसी के रूप में देखा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या उसको आप ट्रैफिकिंग कहिए तो ज्यादा वर्ड अच्छा रहेगा, तस्करी। ट्रैफिकिंग एक बड़ी प्रॉब्लम, चाहे वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, फेक करेंसी की ट्रैफिकिंग हो, वेपन्स आर्म्स की ट्रैफिकिंग हो, ये अपने आप में, और ये चीजें क्या भारत सरकार के परमिशन से हो रही हैं? सॉवरेंटी का मतलब क्या है कि हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कोई भी वहां पर ब्रेक नहीं कर सकता है। सरकार ने लॉ बना दिया है तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज कर रहे हैं, नक्सलाइट्स चैलेंज कर रहे हैं, विप्लवकारी चैलेंज कर रहे हैं, तस्कर यहां पर चैलेंज कर रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि हमारे सामने ये सब इंटरनल थ्रेट है। तो इन आधारों पर, इन ग्राउंड्स पर हम कहते हैं कि हमारी जो सॉवरेंटी है वो रेलेवेंट नहीं है। संप्रभुता में गिरावट क्यों बोली जा रही है, ये 5 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। संप्रभुता क्यों प्रासंगिक, क्यों रेलेवेंट नहीं है? तो हमने कहा पहला रीजन है कि आज इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जो रोल ऑफ स्टेट है वो डिक्लाइन किया है, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा है, और एक स्टेट की इकोनॉमिक पॉलिसीज में वह फिक्की, एसोचेम, इनका इंटरफेरेंस जो है वो बढ़ा है। इसलिए ये सवाल खड़े किए जाते हैं। दूसरा, आज नॉन स्टेट एक्टर लाइक एमएनसी, एनजीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इनका रोल बढ़ा है, और इसकी वजह से स्टेट जो है उसकी जो पॉलिसी मेकिंग जो कैपेसिटी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क खड़े हुए हैं। आज जो है ग्रेट पावर्स के पावर पॉलिटिक्स में बहुत से स्टेट्स को जो है वह कंप्रोमाइज करना होता है अपने सॉवरेंटी के साथ, और यहां पर भारत की विदेश नीति में ईरान, वेनेजुएला के साथ जो रिश्ते हैं उनमें हम अमेरिका के प्रेशर को देख सकते हैं। आज डिजिटल सॉवरेंटी का भी जो थ्रेट है वो बढ़ रहा है,
क्योंकि हमारे इंडिया के बाहर जो हैं वो सोशल मीडिया जितने सर्वर हैं, लेकिन वो हमारे प्राइवेसी का वायलेशन करते हैं, उनके पास डेटा है और इसका मैनिपुलेशन उनके द्वारा किया जा सकता है। और इनके अलावा हमारी सॉवरेंटी पर अलग अलग इंटरनल थ्रेट है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस आर्गुमेंट के बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ कर लें कि इंडिया सॉवरेन नहीं है या इंडिया की सॉवरेंटी डिक्लाइन कर रही है, तो ये सही कहना नहीं होगा। क्यों सही कहना नहीं होगा? क्योंकि इसके पीछे तर्क क्या है, तो हम बताएंगे अगला कि सॉवरेंटी स्टिल जो है वह रेलेवेंट है। तो संप्रभुता अभी भी प्रासंगिक है, अभी भी हम संप्रभु हैं। और ये क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे पहले आर्गुमेंट हमें गढ़ने होंगे। पहला आर्गुमेंट क्या होगा? पहला हम कहेंगे देखिए ऐसा है कि डिक्लाइन सॉवरेंटी में नहीं हो रहा है, राज्य की संप्रभुता में गिरावट नहीं हो रहा है। यहां पर असल में जो चेंजेस इन द रोल ऑफ स्टेट है, आप उसको डिक्लाइन ऑफ सॉवरेंटी कहते हैं। आप राज्य की भूमिका में परिवर्तन को, राज्य की संप्रभुता में गिरावट को देखते हैं। राज्य जहां था वहीं है, बस राज्य ने कुछ काम करना छोड़ दिया है, वो किसी और को सौंप दिया है, आर्थिक काम निजी क्षेत्र को सौंप दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एसोचैम अपने हिसाब से निर्णय लेगा, फिक्की अपने हिसाब से निर्णय लेगा, कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, ऐसा नहीं है। आज भी अगर स्टेट चाहे तो वह किसी की भी रिसोर्स को कब्जा कर सकता है, किसी को भी प्राइवेटाइज कर सकता है, किसी को भी नेशनलाइज कर सकता है। ये सारी चीजें स्टेट के अभी अथॉरिटी में है। राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन निजी क्षेत्र होते हैं, उसके बाहर नहीं होते। इसलिए आज वैश्विक इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के दौर में, इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देयर इज नो डिक्लाइन ऑफ सॉवरेंटी। यहां पर वैश्वीकरण के दौर में संप्रभुता में गिरावट नहीं है, संप्रभुता में गिरावट नहीं है, बल्कि संप्रभुता की डिफिनीशन ऑफ सॉवरेंटी इज चेंज्ड। क्या है आज? बल्कि संप्रभुता की परिभाषा में परिवर्तन देखा जा रहा है। संप्रभुता की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ सॉवरेंटी इज चेंज्ड, परिभाषा में बदलाव देखा जा रहा है। और यहां पर संप्रभुता की परिभाषा में क्या बदलाव आ रहा है? संप्रभुता का मतलब जो एक यूनिलैटरल सॉवरेंटी कहते थे, यानी कि स्टेट वह अपने आप में सब कुछ है और स्टेट के अलावा कुछ नहीं है, आज ऐसा नहीं है। स्टेट सॉवरेन तो है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में वो और लोगों को पार्टिसिपेट कर रहा है। अल्टीमेट से जो है, अगर भारत सरकार को कोई कानून बनाना है, कोई नियम बनाना है, कोई नीति बनाना है, अल्टीमेट से किसका है? भारत सरकार का। लेकिन क्या वो दूसरों का इनपुट नहीं लेती? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और जितने एनजीओ हैं, क्या उनका इनपुट नहीं लेगी? इसी चीज को आजकल इंक्लूसिव सॉवरेंटी, शेयर्ड सॉवरेंटी कहते हैं। यह साझी संप्रभुता है, यानी अल्टीमेट से जो है वह भारत सरकार का है, लेकिन बाकी लोगों का इंक्लूजन किया गया है, पार्टिसिपेशन किया गया है। तो हमारी सॉवरेंटी रिजिड फॉर्म में नहीं है, अब कठोर फॉर्म में नहीं, जैसा आप पहले सोचते थे कि राज्य एकदम ताकतवर है, कभी भी कुछ करेगा। आज फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आई है। तो डिफिनीशन चेंज हुआ है सॉवरेंटी का, सॉवरेंटी खत्म नहीं हुई है स्टेट की। तो आज क्या है? इंक्लूसिव या पार्टिसिपेटरी जो है सॉवरेंटी दिखाई देती है, समावेशी या सहभागी संप्रभुता दिखाई देती। यानी आज के समय में वह सॉवरेंटी एब्सोल्यूट नहीं है। तो आज जो है वह सॉवरेंटी ऑफ स्टेट इज नॉट एब्सोल्यूट। राज्य की संप्रभुता निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। और निरपेक्ष नहीं है का मतलब क्या है? निरपेक्ष नहीं है का मतलब यहां पर क्या? निरपेक्ष नहीं है। इसके रीजन ये हैं कि
अभी ये देखा जा रहा है जो निरपेक्ष न होने का रीजन है, तो आज के समय में बहुत से अब आ गए हैं जो संप्रभुता को जो है वहां पर, तो यहां हम एक इसको दूसरा पॉइंट ही बोल सकते हैं कि आज क्यों निरपेक्ष नहीं है। तो हमने जैसा बताया कि निरपेक्ष इसलिए नहीं है कि आज हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बातें माननी पड़ती है। आज हमको जो है वह बहुत से संगठन जो हैं उनकी बातें उस रूप में माननी पड़ती हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बातें माननी पड़ती हैं। हम रिजिडली ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो आज जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, बढ़ा है। आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते हैं, इनका महत्व क्या है, बढ़ा है। तो इन टुडेज वर्ल्ड इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट, ये इनका इंपॉर्टेंस बहुत तेजी के साथ बढ़ा हुआ है। दूसरी चीज है यहां पर जो समझना है, ये किसी भी स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। यह राज्य के, किसी भी राज्य के नेशनल इंटरेस्ट के लिए उचित होता है। नेशनल, हर भारत के राष्ट्रीय हित कैसे पूरे होंगे, जब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कई चीजें आपको मिलती हैं, कई आपको सुविधा मिलती है। तो राज्य के राष्ट्रीय हित के लिए क्या है, नेसेसरी फॉर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, तो राज्य के राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इनका जो मेंबरशिप है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, ये वॉलेंटरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या क्षेत्रीय संगठनों की सदस्यता ये स्वैच्छिक होती है, यानी आप इसको क्या कर सकते हैं, कभी भी रिनाउंस कर सकते हैं, कभी भी लीव कर सकते हैं यहां से, जैसे ब्रेक्सिट। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन आपके सॉवरेंटी को खत्म नहीं करते, ये तो आपके लिए सही है, नेशनल इंटरेस्ट आपका फुलफिल होता है। तो लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या क्षेत्रीय संगठनों की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, और स्वैच्छिक होने का मतलब है कभी भी इसकी सदस्यता त्यागी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेक्सिट जो है ये किसने किया है, ब्रिटेन ने, तो ब्रेक्सिट को इस रूप में देखा जा सकता है। तो इससे क्या पता चलता है कि सॉवरेंटी स्टिल रेलेवेंट है, बस केवल आप उसके अर्थ को थोड़ा सा समझिए। तीसरी चीज यहां पर क्या है कि आज का जो वर्ड है इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंट वर्ड, वर्तमान समकालीन कंटेम्पररी वर्ड। कैसा है, कंटेम्पररी जो वर्ल्ड हमारा है, समकालीन विश्व, ये इंटरडिपेंडेंट है, अंतर्निर्भर विश्व के रूप में देखा जाता है। अंतर्निर्भर विश्व का मतलब यहां पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड का मतलब, अंतर्निर्भर विश्व का मतलब है जहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। हर देश के बीच में, राज्यों के बीच में क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। राज्यों के मध्य जो है यहां पर आदान प्रदान हो रहा है, पारस्परिक आदान प्रदान, म्यूचुअल एक्सचेंज एमंग स्टेट्स, राज्यों के मध्य पारस्परिक आदान प्रदान यहां पर देखा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ बातें आपको दूसरों की माननी होंगी और कुछ बातें आपको दूसरों की, यानी यूनिलैटरल जो प्रेशर है वो क्रिएट नहीं हो सकता है। तो यहां पर इसका मतलब है कि अमेरिका कैन नॉट फोर्स इंडिया टू डू एनीथिंग विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्रीय है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो अमेरिका फोर्स नहीं कर सकता है, हर मामले में फोर्स नहीं कर सकता है, बाध्य नहीं कर सकता है, और आप भी जो है हर मामले में उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप कुछ बातों में उसकी बात मानेंगे, यहां पर आपको एक दूसरे की बातों को क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। अंतिम चीज जो हमें समझना है कि आज भी डोमेस्टिक लेवल पर, घरेलू स्तर पर कौन यहां पर सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन। भले ही 10 संगठन आ जाएं, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ जाए, एनजीओ की भूमिका, इंटरनेशनल फिक्की, एसोचैम, कुछ किसी की भी बढ़ जाए,
लेकिन घरेलू स्तर पर अभी भी जो सर्वोच्च जो अथॉरिटी है वो है कॉन्स्टिट्यूशन की। अभी भी जो है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता है। और इसलिए ये भ्रम न रहे कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट की सॉवरेनिटी खत्म हो रही है। संविधान की सर्वोच्चता अभी भी है। कोई कानून नया बना दिया जाए, कह दिया जाए आज 2021 में कि भारत से प्राइवेटाइजेशन खत्म किया जाएगा, आज से सारी चीजें पब्लिक सेक्टर, बनाया जा सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। कोई अगर गवर्नमेंट आए और इस तरीके के काम कर दे तो वह कर सकता है। तो अभी भी संविधान की सर्वोच्चता है। प्राइवेट सेक्टर, नॉन स्टेट एक्टर सब इसके अधीन है। निजी क्षेत्र जो है या गैर राज्यकर्ता इसके अधीन है, इसके सबऑर्डिनेट हैं, इसके ऊपर नहीं है। कोई भी बाहर से आएगा तो यहां पर जैसे आपने देखा होगा कि आपने अभी टिकटॉक के रेफरेंस में देखा होगा, पबजी के रेफरेंस में देखा होगा, चाइना के कई, चीन के एप्लीकेशन पर रोक लगाई गई। अगर प्राइवेट सेक्टर इतना ही ताकतवर होता तो ये रोक नहीं लग पाती। तो चीन के अनेक एप्लीकेशन पर रोक लगना ये इंडियन सॉवरेनिटी को बताता है कि नहीं भाई, हम आपकी बहुत सी चीजों पे रोक लग सकते हैं। या ट्विटर और फेसबुक को इंस्ट्रक्शन देना कि आपको हमारे जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि सॉवरेनिटी अभी भी वह रेलेवेंट है और कंटिन्यू है। तो ये एग्जाम्पल भी आप देंगे, ट्विटर का जो एग्जाम्पल है या यहाँ पर फेसबुक को निर्देश जो दिए गए हैं सरकार के द्वारा और उनको मानना पड़ रहा है, तो ये एग्जाम्पल भी आप बताते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाता है और बेहतर हो जाता है। तो ये चीजें यहां पर है। और हमारे यहाँ जो सॉवरेनिटी है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी है। हमारे यहाँ एक सिविल सोसाइटी है, हमारे यहाँ पर वो सिविल सोसाइटी स्टेट को और ज्यादा बहुत मजबूत करती है। तो आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये बात तो सही है कि हम एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी भी स्टिल हम लोग क्या हैं, वह हमारी सॉवरेनिटी जो है वह हमेशा इंटैक्ट है, वह हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। और संप्रभुता को आज हम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं देख सकते हैं, लेकिन संप्रभुता अभी भी है। अब जो दूसरा प्रश्न हमारे लिए बन सकता है, चलते हैं उसकी तरफ। सॉवरेनिटी से क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर लेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वह है सेक्युलरिज्म पर। सेक्युलरिज्म इन इंडिया is a false concept. False concept. How far do you agree? आप कहां तक इससे सहमत हैं? मतलब भारत में पंथनिरपेक्षता, भारत में पंथ निरपेक्षता एक मिथ्या धारणा है, एक मिथ्या धारणा है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? इस कथन से कहां तक सहमत हैं? क्लियर है? तो ये यहां पर है। अब इस क्वेश्चन को बनाना है, दो चीजें यहां पर हैं। डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है? पहला तो आपको यह बताना है कि यह मिथ्या धारणा है या नहीं है, और दूसरा अगर है तो कहां तक, अगर नहीं है तो कहां तक। यानी दो पार्ट में आंसर यहां पे है। अगर 200 वर्ड का है तो वही सेम चीज यहां पर है, 100 वर्ड यहां पर हमको देने होंगे। अब थोड़ा हम लोग इसको बड़े डिटेल वे में देखते हैं, यहां पर इसको बहुत विस्तार से एक एक छोटी छोटी चीज को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सेक्युलरिज्म जो है उसकी रेलेवेंसी पे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? भारत पंथ निरपेक्ष है या नहीं है, ये फॉल्स कंसेप्ट है भारत में, ये क्यों बोला जा रहा है? कौन लोग ऐसे हैं जो भारत को पंथ निरपेक्ष नहीं मानना चाहते? हमने कहा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले एक इंट्रो आप यहां पर स्टार्ट कर देंगे 20 वर्ड में। 20 वर्ड से ज्यादा इंट्रो नहीं रखिएगा, अदरवाइज आप आंसर के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और इंट्रो का मतलब फिर मैंने कहा कि अलग से कोई चीज नहीं, क्वेश्चन ही अपने आप में इंट्रो है। जैसे हमने कहा आप डिफिनीशन ऑफ सेक्युलरिज्म से स्टार्ट कर सकते हैं, एक जो ट्रेडिशनल तरीका है। आप बताएंगे कि फॉर इंडिया, भारत के लिए सेक्युलरिज्म का मतलब प्रिंसिपल डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन है, यानी जहां पर सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने की बात की जाती है। इंडिया
वो कंट्री है जहां पर सेकुलरिज्म का ये मतलब है। तो एक छोटा आप वहां पर ये बता सकते हैं कि इंडिया सेकुलर कंट्री है जो जहां स्टेट और रिलीजन के बीच प्रिंसिपल डिस्टेंस देखा जाता है, और इस दौरान ड्यूरिंग दिस कोर्स जो स्टेट है वह सभी धर्मों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करता है। तो एक छोटा इंट्रो वहां पर दिखाएंगे, लेकिन फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और आप बताएंगे कि लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म के मॉडल को निम्नलिखित रीजन से, फॉलोइंग फैक्टर की वजह से, रीजन की वजह से फॉल्स कंसेप्ट माना जाता है या फॉल्स कॉन्सेप्ट माना जाता या आरोप लगता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट्स आपने बता दिए फॉल्स कॉन्सेप्ट क्यों है। पैराग्राफ चेंज किया आपने, बताया कि लेकिन ये यहां पर यूनिलैटरल यहां पर आर्गुमेंट है, ये एक पक्षीय यूनिडायमेंशनल जो है आर्गुमेंट्स हैं। सही मायने में पंथ निरपेक्षता अभी भी इन आधारों पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ दीज फैक्ट्स, ये अभी भी जो है या आर्गुमेंट ये अभी भी रेलेवेंट है। तो वो 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपने दिया और आपका आंसर कंक्लूड हो गया। क्लियर है? तो एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में पहले होना चाहिए। आइए अब इस पूरे डिबेट को देखते हैं, इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकुलरिज्म से कई तरीके की है, तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया, इसमें जो कंटेंट रहेगा उससे आप हर तरीके के क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, दे पाएंगे। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यहां पर है कि जो इसका रेलेवेंस है, क्या वो रेलेवेंस अभी भी है या नहीं है। हमने पंथ निरपेक्षता को उठा लिया, लेकिन हमने सॉवरेंटी को उठाना चाहिए था पहले। ठीक है, कोई नहीं। सोशलिस्ट वर्ड भी हमारा था, सोशलिस्ट वर्ड उठाना चाहिए था पहले। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, ये 3 वर्ड है ना। बहरहाल हम लोग उसको बाद में देख लेंगे, सोशलिस्ट को इसके बाद। तो सेकुलरिज्म के ऊपर जो यहां पर क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं, वो थोड़ा सा यहां पर हमारे लिए समझना है। तो पहली चीज यहां पर क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर सवाल उठते हैं, तो वही चीज है, पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, फॉल्स कंसेप्ट क्यों, मिथ्या धारणा क्यों। क्यों बोला जा रहा है कि ये फॉल्स कंसेप्ट है, या ये जो है, जो पंथ निरपेक्षता है, ये प्रासंगिक क्यों नहीं, रेलेवेंट क्यों नहीं है, या फॉल्स कंसेप्ट क्यों है या रेलेवेंट क्यों नहीं है। आइए एक एक करके इसका आर्गुमेंट देखते हैं, तर्क देखते हैं। पहला तर्क, असल में सबसे बड़ा इसका जो वजह है सेकुलरिज्म का, आज खतरे में पड़ा है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? स्टेट हैज नो रिलीजन। सोचिए अगर स्टेट का अपना रिलीजन हो जाए तो कैसा होगा। संविधान में तो हमने कभी भी धर्म जो है राज्य का नहीं माना है, ठीक है, वो हमारे यहां थ्योरेटिकली हम बात करें, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है? स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश बिहार नहीं, स्टेट मतलब भारत। भारत को कौन रिप्रेजेंट करता है? इंडियन स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। और भारत सरकार वह एक रिलीजन स्पेसिफिक जो है अगर ट्रीटमेंट एक्टिविटी करनी शुरू कर दे, एक धर्म विशेष के फेवर में काम करना शुरू करे, तो क्या आपको लगता है सेकुलरिज्म सेफ है? तो सेकुलरिज्म असुरक्षित हो जाता है जब कोई सरकार वहां पर धर्म के अनुसार काम करना शुरू कर देती है। इसलिए बोला जाता है कि अक्सर यह देखा जाता है कि यहां कई ऐसी गवर्नमेंट होती है, प्रायः सरकारों द्वारा जो है, सरकारों द्वारा वह धर्म विशेष को बढ़ावा देने का प्रयास देखा जाता है। कई सरकारों पर धर्म विशेष को बढ़ावा देने का आरोप लगता है, मतलब वो प्रमोट करते हैं स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिलीजन को, बढ़ावा देने का आरोप है ये। ऐसा नहीं, आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसा होता ही है, कभी ऐसे क्लेम नहीं करिएगा। ऐसे आरोप लगते हैं, ब्लेम किया जाता है कि गवर्नमेंट्स जो है वहां पर वह करती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी माइनॉरिटी अपीजमेंट। यहां पर जो है ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट के रूप में दिखाई देती है, यानी तुष्टीकरण की राजनीति के रूप में यहां पर वह दिखाई देता है। यह पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट के रूप में तुष्टीकरण की या राजनीति देखी जाती है। और ये जो तुष्टीकरण है,
ये केवल एक तरफ से नहीं है। जैसे आप में से बहुत से लोग बीजेपी के सपोर्टर होंगे, बहुत से लोग कांग्रेस के, बहुत से लोग सपा बसपा, जो जिसका सपोर्टर है वो अपने अपनी पार्टी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है और उसको लिए फेवर करता है। आप कहेंगे कि बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी हो गई है, आप में से बहुत से लोग बोल सकते हैं, जो रिलीजन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। लेकिन जो बीजेपी का सपोर्टर होगा वो कहेगा कि बिल्कुल कतई नहीं, हम तो बहुत सेकुलर हैं, हम तो रियल सेकुलर हैं। असल में तो जो यहां पर ये रिलीजन का इस्तेमाल किया गया, पिचमेंट, ये सब कांग्रेस की देन है, ये सब सपा की देन है। अदर जो जो अपने को सो कॉल्ड लिबरल गैंग कहते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, वो सो कॉल्ड हैं, यानी अंडर कोट उनको बोला जाता है कि ये जो है ये गलत, ये फॉल्स जो है सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो कभी आरोप लगता है बीजेपी पे, आरोप लगता है मेजॉरिटी अपीजमेंट की, कि ये हिंदुत्व की राजनीति करती है। कांग्रेस सपा बसपा पे आरोप लगता है माइनॉरिटी अपीजमेंट की, कि ये जो है अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करते हैं। तो यहां पर ये एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहां देखा जाता है, जहां पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अपीजमेंट वो अलग अलग पार्टी के द्वारा किया जाता। तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक तुष्टीकरण यहां पर जो है वह देखा जाता है। और ये सबसे बड़ी समस्या क्यों बन जाती है कि यहां पर रिक्वायर्ड जो इंटरफेरेंस स्टेट और रिलीजन के बीच में होना चाहिए, राज्य और धर्म के मध्य आवश्यक हस्तक्षेप के स्थान पर, राज्य और धर्म के मध्य जो रिक्वायर्ड है के मध्य रिक्वायर्ड जो आवश्यक हस्तक्षेप होना चाहिए, रिक्वायर्ड इंटरफेरेंस होना चाहिए के स्थान पर मोर और लेस इंटरफेरेंस देखा जाता है, यानी कम या अधिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया जाता है। यह बात समझ में आ रही है? कम या अधिक हस्तक्षेप, यानी हम कहते हैं कि हमारे यहां प्रिंसिपल डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, यही तो सेकुलरिज्म है। यानी राज्य धर्म के बीच एक सैद्धांतिक दूरी है, राज्य धर्म के मामलों में अनावश्यक दखल नहीं देगा, जहां जरूरी होगा वहीं देगा। सैद्धांतिक दूरी, सिद्धांतता हमने दूरी बना ली है, लेकिन जहां जरूरत होगा व्यवहारिक रूप में वहां हम हस्तक्षेप करेंगे। तो जो हस्तक्षेप करेंगे वो आपका क्या है? आवश्यक हस्तक्षेप। आप पॉजिटिव इंटरफेरेंस करेंगे ना, आवश्यक या सकारात्मक हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन उसकी जगह पे आप क्या करते हैं कि जहां जो है ज्यादा हस्तक्षेप की जरूरत है वहां कम करते हैं, और जहां कम हस्तक्षेप की जरूरत है वहां ज्यादा करते हैं। जैसे अगर हम यहां पर बात करें कि साहबानों का केस आया, साहबानों के केस में यह देखा गया कि वहां पर जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो राइट टू मेंटेनेंस है, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर अलाउ कर दिया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भरण पोषण का अधिकार दिया जाएगा, और यह बहुत जेन्युइन सा वर्डिक्ट था। लेकिन 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा वह मुस्लिम कम्युनिटी के दबाव में आकर उस कानून को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और जब ऐसा किया गया तो यानी यहां पर क्या होना चाहिए था? ये अननेसेसरी का इंटरफेरेंस था। न्यायालय ने तो निर्णय दे दिया था, लेकिन आपने धर्म के मामलों में यहां दूरी बनाने की कोशिश कर ली और इस तरीके की समस्या आई। 1992 के बाद जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिश हुआ, तो इस घटना को किस रूप में हम देखते हैं? या जो बाबरी मस्जिद, फिर उसके बाद जो है गोधरा का केस और अलग अलग मामले जब आए भारत में अलग अलग जगहों पर, जहां पर या काउ स्लॉटरिंग की बातें जब यहां पर आई, तो यहां पर आरोप किस पर लगा? जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां थी, बीजेपी और अन्य पार्टियां, उनके ऊपर आरोप लगा कि ये धर्म का अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कभी जो है यह इस्तेमाल, यह कभी ज्यादा इसका इस्तेमाल कोई करता है, कभी इसका कोई कम इस्तेमाल करता है, और आरोप एक दूसरे पर लगते रहते हैं। और यहां पर हमारा ये डिस्कोर्स नहीं, हम यहां पर कोई जज के रूप में नहीं बैठे हैं कि हम बताएंगे कि बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस सपा बसपा दुनिया भर की पार्टी सही है। हम केवल और केवल नेचर ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं। यहां पर आपको जजमेंटल नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन कभी आप आंसर लिख ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर सीधे यहां सिंपल सी बात है कि कई ऐसे मुद्दे आए जहां पर कम हस्तक्षेप या अधिक हस्तक्षेप देखा गया। आप साहबानों का नाम ले सकते हैं, साहबानों केस जो है वहां पर, आप सबरीमाला मंदिर का केस देख सकते हैं, वहां पर ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा है कि कम हस्तक्षेप हो रहा है, ये सब जो है यहां पर अलग अलग जो है एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको कहते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन।
आज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन हो चुका है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन यानी धर्म के राजनीतिकरण का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? आप देखिए पॉलिटिक्स जो है आज की राजनीति वह एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रही है और वो क्या है, रिलीजन। कैंडिडेट को चुनना है, कैंडिडेट कौन होना चाहिए? यहां पर 20% जो हैं मुस्लिम हैं, यहां पर इतने परसेंट सिख हैं, इतने परसेंट हिंदू हैं। हमने जो है एक वहां पर जो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल के हिसाब से तय किया कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव में खड़ा करेंगे तो शायद हम चुनाव जीत जाएं, हिंदू कैंडिडेट को चुनाव में खड़ा करें तो शायद चुनाव जीत जाएं। तो यहां पर कैंडिडेट का सिलेक्शन इस आधार पर नहीं हो रहा है कि जो उम्मीदवार है वो कितना अच्छा और जनता के बीच लोकप्रिय है। सवाल इस चीज का है कि उसका धर्म कैसा है, क्योंकि वही अल्टीमेटली वह जनता को प्रभावित करेगी। तो धर्म का राजनीतिकरण, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट वह इसी के आधार पर हो रहा है। उम्मीदवारों का चयन किसके आधार पर हो रहा है? धर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन यहां पर देखा जा रहा है। रिलीजन के ही आधार पर रिलीजियस जो है वह जो प्रोपोगेंडा है, जो यहां पर चुनाव का प्रचार हो रहा है, वह पूरा रिलीजन सेंट्रिक वहां पर दिखाई देता है। तो धार्मिक आधार पर जो है यहां पर देखा जाता है कि चुनाव के प्रचार होते हैं। तो इलेक्टोरल जो यहां कैंपेनिंग हो रही है वह पूरी तरीके से बेस्ड है रिलीजन पर। धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार, इलेक्टोरल कैंपेनिंग बेस्ड ऑन रिलीजियस, या यहां पर रिलीजियस बेसिस पर जो है देखा जा रहा है। दूसरा, जो जनता का मत व्यवहार है वह जनता का वोटिंग बिहेवियर ऑफ पीपल इज आल्सो डिसाइडेड बाय रिलीजन। जनता के मत व्यवहार पर भी जो है वह धर्म का प्रभाव, मत व्यवहार भी धार्मिक आधार पर बटा हुआ है। यानी आप जो है हिंदू हैं तो बहुत मुश्किल है कि किसी मुस्लिम कैंडिडेट को आप जो है वोट करके आएंगे, और अगर आप मुस्लिम हैं तो बहुत मुश्किल है कि हिंदू यानी मतलब कि जो वहां पर अदर, जैसे अभी भी क्या बोला जाता है बीजेपी के बारे में, क्या बोला जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक बहुत मुश्किल है कि बीजेपी को मिल पाए। और ठीक उसी तरीके से कांग्रेस के ऊपर क्या आरोप लगा? कांग्रेस के खत्म होने में या कांग्रेस इररिलेवेंट होती गई समय के साथ साथ, हालांकि वो लगातार कोशिश करती रही, भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है और लंबे समय तक भारत पर रूल किया है, बड़ा योगदान भी रहा है कांग्रेस का। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह रही कि कांग्रेस पिछले कुछ समय में धीरे धीरे इररिलेवेंट होती रही? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस का एक इमेज बनता गया। माना गया कि कांग्रेस हमेशा माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती रही है, तुष्टीकरण की राजनीति। इस एक सेंटिमेंट ने मेजॉरिटी पोलराइजेशन को क्या कर दिया, वहां पर मजबूत कर दिया। तो इस वजह से यहां पर देखा गया कि कांग्रेस धीरे 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 इररिलेवेंट होती गई। तो यहां पर जो आज वोटिंग बिहेवियर है, वो उस वोटिंग बिहेवियर को आप देखेंगे रिलीजन के ग्राउंड पर दिखाई देता है। इसकी वजह रही, हमने कहा यहां कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो अपने को क्लीन चिट नहीं दे सकती है कि नहीं हमने सही किया। भारत के आजादी के बाद कई ऐसे मुद्दे आए जहां पर कांग्रेस जो है उसे खुलकर और वहां पर एग्रेसिवली वो बहुत से मुद्दों को हैंडल करना था जो धर्म के आधार पर थे। ठीक इसी वहां पर कांग्रेस जो है वो वाकई में उस तरीके से इफेक्टिव नहीं रही, तो इसलिए उसके ऊपर आरोप लगा कि आप जो है वह पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज करने के लिए, अपने से जोड़े रखने के लिए वह वहां पर बोल्ड स्टेप नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी और अदर जो यहां पर पार्टियां इस तरीके की थी, उनके ऊपर आरोप लगा कि वो लगातार केवल और केवल वहां पर रिलीजन या कम्युनल जो है ग्राउंड पर उन्होंने वह चुनाव लड़ना शुरू किया। इनके ऊपर आरोप लगा कि आपका जो यह पोलराइजेशन रिलीजन के नाम पर था, इसने पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी कर दिया। राजनीति पर इसका फर्क दिखता कि आपके साथ ये दल इस समाज के लोग हैं, उस समाज के लोग हैं, समझ में आता। लेकिन उससे एक कदम चीजें आगे निकल गई कि जहां पर आज हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच हेट्रेड का लेवल अपने क्लाइमेक्स पर है। यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच में दूरियां अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि ये अपने आप में भारतीय समाज को सोचने का समय है कि आखिर वो बेस क्या हो कि फिर से दो कम्युनिटी आपस में जुड़ सके। बहरहाल हमने कहा इन सब वजहों की बड़ी वजह है जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन है। धर्म के राजनीतिकरण ने बहुत सी चीजों को खराब करके रख दिया है। आप यहां पर देखिए
इस पूरे कोरोना पैंडेमिक इरा में समय में भी इसी तरीके से देखा गया। आपने देखा होगा जैसे ही कोरोना शुरू हुआ, तबलीगे जमात का एक मुद्दा आया। तबलीगे जमात का मुद्दा आया, शुरुआती दौर था, वहां पर कुछ लोग मस्जिद में रह रहे थे और उनको कोरोना हुआ था। ये जो काम था, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम था। इसको मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर देखना कोई मतलब का बात नहीं था। लेकिन आपने देखा मीडिया ने हाइप क्रिएट किया, लोगों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने बोला कि बताइए जो है अंध, और इससे एक रिलीजन को लेकर एक स्टीरियोटाइप इमेज वहां पर बनना स्टार्ट हुआ। यानी मुस्लिम कम्युनिटी को वहां टारगेट किया जाने लगा, जबकि वह एक कुछ लोगों का एक कम्युनिटी वहां पर था, जो लोग थे, जो उसके लीडर थे, आप उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। क्योंकि यह घटना केवल एक मस्जिद में नहीं हुई थी, ऐसी ही घटना मंदिरों में भी हुई। और इसके बाद तो जब फर्स्ट वेव आया, उसके बाद जब आप सेकेंड वेव में आते हैं, तो आज की स्थिति देखिए। आज चुनाव प्रचार जिस तरीके से हुए, जिस तरीके से यहां पर लोगों का बाजारों में आना जाना था, आप किस किस को तबलीगे जमात की संज्ञा देंगे और किस किस को उसी तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे। असल में कोई भी मुद्दा हमें मिलता है तो हम बड़ी तेजी के साथ उसका पोलराइजेशन कम्युनिटी के आधार पर करते हैं, धर्म के आधार पर करते हैं। वो हिंदू भी हो सकता है और वो मुस्लिम भी हो सकता है। वहां पर इसी तरीके से लिंचिंग की घटना आती है तो एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया था कि हिंदू कट्टर होते जा रहे हैं। न हिंदू कट्टर न मुस्लिम कट्टर, कुछ लोग हैं जो कट्टर हो रहे हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट किया जाता है कम्युनिटी के अकॉर्डिंग कि ये लोग ऐसे हैं, कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं, जिससे कि हम हिंदुओं को लेकर, मुस्लिम हिंदुओं को लेकर एक अलग सोच रखे और हिंदू मुस्लिमों को लेकर एक अलग सोच रखे। निगेटिव लोग एग्जाम्पल सोसाइटी के नहीं होते हैं। समाज का उदाहरण वो नकारात्मक व्यक्ति नहीं है जिसे अपने धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है और कट्टरवादी बातें कर रहा है, वो समाज के नुमाइंदे नहीं होते। लेकिन समस्या क्या है, ये चीजें जो हैं तब समझ में आती है जब सोसाइटी में बड़े स्तर पर जागरूकता होती है, जब इमोशंस जो हैं उनकी जगह पर रैशनैलिटी काम करती है। तो ये हम खतरे बता रहे हैं, यहां से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि क्या हमारे धार्मिक ढांचे के ऊपर क्या खतरे आ रहे हैं। तो ये खतरे क्या है, धर्म आधारित जितने क्वेश्चन आएंगे इन पॉइंट से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां पर जो है ये आप देख सकते हैं। तीसरा जो मुद्दा यहां पर है, तीसरा, आज के समय में जो है यह देखा जा रहा है कि बड़ी तेजी से वह यहां पर जो है फंडामेंटलिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्षता का मतलब जो है, देखिए 2-3 चीजें हैं। पंथ निरपेक्षता स्टेट के लेवल पर अलग होता है, सोसाइटी के लेवल पर अलग होता है, इंडिविजुअल के लेवल पर अलग होता है। सेक्युलरिज्म का मतलब, और ये फॉल्स कंसेप्ट अगर कोई बोल रहा है तो इन्हीं ग्राउंड पर बोलेगा कि व्यक्ति, राज्य और समाज के स्तर पर अलग है। व्यक्ति, राज्य के स्तर पर क्या है, स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं। तो इंडिया सेकुलर है, स्टेट के लेवल पर बिल्कुल है। अगर आपको यह पता लगाना है कि इंडिया क्या सेकुलर कंट्री है, स्टेट है, तो ये जो है यहां सेकुलर कंट्री है, लेकिन क्या सोसाइटी के रूप में ये सेकुलर है, तो आप वहां पर देखेंगे सोसाइटी का मतलब क्या है, वहां का वैल्यू सिस्टम कैसा है। वहां आप देखेंगे सोसाइटी में जो है क्या पंथ निरपेक्षता का मतलब टॉलरेंस है, यहां पर क्या है, टॉलरेंस से है, यानी यहां सहिष्णुता है या नहीं। समाज में, सोसाइटी में जो लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, क्या वे लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, क्या हम डिफरेंट लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, अपने से भिन्न विचारों को, वेशभूषा को, रहन सहन, खान पान, इनको एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी दूसरों को लेकर भी है तो यही टॉलरेंस यहां पर होता है। तो समाज में जो है एडजस्टमेंट, क्या हम एडजस्ट करना जानते हैं या नहीं है। एडजस्टमेंट जो है यानी सामंजस्य जिसे कहा जाता है, एडजस्टमेंट यहां पर सामंजस्य करने की कला हमारे अंदर है या नहीं है। तो ये एक ऐसा स्किल है। तो टॉलरेंस या एडजस्टमेंट यहां पर जो है ये देखा जाता है सोसाइटी के लेवल पर। इसी तरीके से कम्युनिकेशन, यहां पर सोसाइटी के बीच में जो है वह कम्युनिकेशन है या नहीं, संपर्क है या नहीं। संपर्क, संवाद और समायोजन, ये जो है यहां पर 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं सेक्युलरिज्म के लिए। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि इस तरीके के जो वैल्यू हैं, समायोजन के, एडजस्टमेंट के वैल्यू हैं, सहिष्णुता है, ये सोसाइटी में है या नहीं है, हम इसको देखेंगे। और व्यक्ति के स्तर पर सेक्युलरिज्म का मतलब है साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी वैज्ञानिक मनोवृत्ति वहां पर पाई जानी चाहिए। साइंटिफिक अगर यहां पर जो है वह टेम्परामेंट है तो हम मानेंगे कि हाँ यह सेक्युलर है। आज के समय में सेक्युलरिज्म के सामने खतरा बढ़ रहा है। क्यों खतरा बढ़ रहा है? कहा जा रहा है इन द इरा ऑफ
ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के दौर में क्या प्रॉब्लम आई है, ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, एक बार थोड़ा इसको भी समझते हैं। आज जिस वैश्वीकरण के दौर में आप रह रहे हैं, यहां पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या है, हम एक यूनिफॉर्म सोसाइटी के रूप में बनते जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सोसाइटी पहले समझिएगा, ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं और ये कब आया। वैसे तो यह सदियों पुराना है कंसेप्ट, लेकिन सही मायने में जब आप पढ़ते हैं कि 90 के बाद, 1990 के बाद दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका, देशों का, सोसाइटी का, कल्चर का, इकोनॉमी का, यानी वैश्वीकरण एकीकरण की प्रक्रिया है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अलग अलग स्तर पर दिखती। इंटीग्रेशन ये दो कंट्री, दो सोसाइटी, दो कल्चर, दो इकोनॉमी को एक दूसरे से जोड़ती है। ये एक तरीके का ग्लोबल विलेज बना रही है। ग्लोबलाइजेशन ने एक ऐसा प्रोसेस बढ़ाया जहां हम ग्लोबल विलेज में रहने लगे। क्यों, क्योंकि हम एक झटके में अब अमेरिका जा सकते हैं। थोड़े से समय में हम अमेरिका, जहां पर अमेरिका सोचा नहीं जा सकता था, दूसरे देशों में सोचा नहीं जा सकता था, महीनों लग जाते थे जहां जाने में, वहां 2 दिनों में, 1 दिनों में हम पहुंच सकते हैं। और आसपास के देशों में तो कुछ घंटों में पहुंचा जा सकता है। तो यहां पर जो है ये एक ग्लोबल विलेज हो गया है। अमेरिका में इस वक्त क्या घट रहा है हम भारत में बैठे बता सकते हैं। अमेरिका में किसी व्यक्ति से हम फोन पर बात कर सकते हैं, फेसबुक पे बात कर सकते हैं, ट्विटर पे बात कर सकते हैं। यानी हमारा जो सोसाइटी है, अलग अलग जगहों का, सब एक दूसरे से इंटीग्रेट हो रहा है, कनेक्टेड हो रहा है। यही ग्लोबलाइजेशन है, जहां फिजिकल बाउंड्री कोई मायने नहीं रखती है। जहां भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा, वो भौतिक सीमा मायने नहीं रखती है। क्यों, क्योंकि यहां पर हम फेसबुक के जरिए पाकिस्तान के भी आदमी से बात कर रहे होंगे, फोन पे उनसे बात कर रहे होंगे, हम ये सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भौतिक सीमाएं अब उतनी मायने नहीं रखती है। ये है वैश्वीकरण। लेकिन वैश्वीकरण का जब प्रोसेस शुरू हुआ, तो जब दो सोसाइटी आपस में जुड़ने लगी, तो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इकोनॉमी, फ्लो ऑफ कल्चर था, वो एक जैसा नहीं था। मतलब क्या था, होना तो चाहिए 2 वे। अमेरिका की वस्तुएं भारत आने लगी, अमेरिका का कल्चर भारत आने लगा, अमेरिका की आइडिया भारत आने लगे। लेकिन क्या भारत की चीजें भी अमेरिका जाने लगी? क्या केनिया की चीजें भी अमेरिका जाने लगी? ये एक बड़ा सवाल था। असल में ग्लोबलाइजेशन का अपना एक यूनिलैटरल जो है वह प्रोसेस चला, जहां पर ग्लोबलाइजेशन इनिशियल फेज में डेवलप्ड कंट्री के हेजोमोनी में काम करती है। यानी जो विकसित देश हैं उनका वर्चस्व था और वही उनका कल्चर पूरी दुनिया में फैला। उन्हीं की वस्तुएं, मतलब 90 के बाद एप्पल पहुंचा दुनिया में, 90 के बाद वह फोर्ड पहुंचा दुनिया में, वहां पर वॉल्क्सवैगन जो है वो दुनिया में पहुंचा, 90 के बाद एडिडास पहुंचा, 90 के बाद नाइके पहुंचा, 90 के बाद मैकडी पहुंचा, 90 के बाद कोका कोला और पेप्सी पहुंचा, ये पूरी दुनिया में पहुंचा। वैश्वीकरण की शुरुआती प्रक्रिया असल में वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा देने वाली थी, पश्चिमीकरण को बढ़ावा देने वाली थी। पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी वस्तुएं, पश्चिमी विचार, पश्चिमी साहित्य पूरी दुनिया में चारों तरफ फैल। इसलिए हर जगह, हर एक सोसाइटी दुनिया में आप कहीं जाइए तो एक यूनिफॉर्म सोसाइटी वहां पर दिखाई देगी। यह समरूपी समाज का विकास आप पूरी दुनिया में जाइए, आज एक यूनिफॉर्म सोसाइटी वहां पर देखने को मिलती। यूनिफॉर्म सोसाइटी का विकास हम यहां पर देख सकते हैं, समरूपी समाज का विकास देख सकते हैं। मतलब अब जैसे मैं जो है शर्ट और पैंट पहना हूं, आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, क्या ये हमारा ड्रेस है? अभी जैसे मैंने अपने घर पे जो है बात किया, मैंने कहा कि अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा दुकान वगैरह खुल जाए तो हम एक धोती लेंगे और एक कुर्ता लेंगे और हम धोती कुर्ता पहन के निकलेंगे। अब घर वाले तो ऐसी नजरों से देखने लगे कि अब मतलब कि सर मुड़ा लिए है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से साधु और सन्यासी बनने की प्रोसेस में स्टार्ट हो गए। मुझे कोई भी क्या उस परिधान में एक्सेप्ट कर पाएगा? इवन मैं क्लास में आऊंगा तो क्लास में कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वहां पर लोग, बच्चे स्टूडेंट हंसने लगेंगे कि मतलब गुरुजी अब तो जो है मतलब पाठशाला गुरुकुल चल रहा है क्या यहाँ पर, और एक स्टीरियोटाइप इमेज मेरा बनना स्टार्ट वहां पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने परिधान के स्तर पर अपने दिमाग में फिट कर लिया है, जो जितना बढ़िया परिधान पहनेगा उसका वो व्यक्तित्व तो उतना अच्छा होगा। अभी मैंने शर्ट पहना है, यहीं पे अगर मैंने कोट पहन लिया होता, टाई लगा लिया होता और थोड़ा एक इंटेलेक्चुअल वाला चश्मा पहन लिया होता, गोल्डन कलर वाला, तब वहां पर आपके ऊपर और इंपैक्ट होता। अरे वाह,
सर तो मतलब ये व्यक्तित्व होना चाहिए, क्या आकर्षक व्यक्तित्व है। आज के समय में बिकती हैं चीजें, शो ऑफ कल्चर बहुत तेजी से चल रहा है। कोई भी कितना बचने की कोशिश करे, ये चीजें वहां पर असर डालती हैं कि कैसा आपका पर्सनैलिटी है। लोगों को बोला जाता है आप बाहर निकलिए तो आप कैसा पहनिए, कैसा आप बात करिए, ये सिखाया जाता है। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग वहां पर हो रही है हर जगह पर। नेचुरलिटी खत्म हो रही है। आप देखेंगे कोई वीडियो वगैरह बहुत से सर्कुलेट होते रहते हैं, आप देखेंगे वहां पर बड़े एक अलग अंदाज में, वहां पर एक स्टीरियोटाइप तरीके से अपनी बातों को लोग रखने की कोशिश करते हैं जिससे आपसे कनेक्ट हो सकें। तो नेचुरलिटी जो एक प्राकृतिक स्वभावगत हमारी विशेषता होती है, उसकी जगह पर क्या हो रहा है कि हम कृत्रिमता लेकर आ रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है। हमने कहा परिधान, हमने एक स्तर पर बात की। आज यूनिफॉर्म सोसाइटी है, इस यूनिफॉर्म सोसाइटी से समस्या क्या है इसको भी समझिएगा। आज नेशनल फेस्टिवल बदल चुके हैं। राष्ट्रीय त्योहार क्या है आज? आज दिवाली आप मनाते हैं शौक से, आप होली ज्यादा शौक से मनाते हैं, आप ईद रमजान ज्यादा शौक से मनाते हैं, या 14 फरवरी को आप ज्यादा अच्छे तरीके से मनाते हैं, या 31 दिसंबर को आप ज्यादा बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? एक बार कभी आप यहां पर विचार करके देखिएगा। खासकर उनके लिए मैं बता रहा हूं जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, उनके लिए दिवाली के दिन वो भले ही घर जाएं या न जाएं, होली के दिन घर जाएं या न जाएं, या वहां जाएं भी तो शांत शांत पैसे से पड़े रहे, लेकिन 31 दिसंबर की रात बाहर निकलना ये तो बहुत जरूरी है। और 14 फरवरी की क्या कहने, पूरा एक हफ्ते का ही पूरा चार्ट वहां पर पहले से मिल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब समस्या समझिए यहां से क्या है, इस यूनिफॉर्म सोसाइटी की प्रॉब्लम समझिएगा कि आज हमारे सारी चीजें कैसे बदलती हैं। ग्लोबलाइजेशन ने जिस वेस्टर्नाइजेशन को लाया, उसने और क्या क्या किया। आज हमारे यहां पर खाने पीने का मतलब क्या है, बाटी चोखा नहीं है। आज अगर आपसे कोई पूछे मैकडी चलोगे, और आप कह दीजिए मैकडी, सबवे, ये क्या होता है, आपका जीवन धिक्कार है। आपको मतलब शर्म आनी चाहिए अपने आप पे कि आपको मैकडी के बारे में नहीं मालूम है। आपको जब देखा जाता है तो आपको कैसे आकलित किया जाता है। तो आप जब आईफोन लिए रहते हैं हाथ में ना, तो बार बार दिखाया जाता है, मतलब कोई आदमी आगे चलता रहता है तो बार बार मोबाइल ऐसे ऐसे करता रहता है कि मेरा मोबाइल है, भले ही वहां पे मतलब लोग नोटिस करें, आईफोन नोटिस कराने के लिए किया जाता है। और बाकी जो अन्य मोबाइल हैं तो वहां पर आप थोड़ा सा ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड मतलब आपका स्टेटस है, आईफोन है तो स्टेटस है, मैक आपके पास मैकबुक है जो आपका लैपटॉप है एप्पल का, आपका स्टैंडर्ड है। आप वहां पर जो है अच्छे कपड़े जो है, शर्ट्स, ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड पैंट, ब्रांडेड जो है आप चीज़ों को पहन रहे हैं, शूज़ को पहन रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ देखी जाती हैं। तो ये सोसाइटी बदल रही है। अब सोचिए कि क्या होगा, वेस्टर्नाइजेशन आया, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से लोकल कम्युनिटी देख रही है कि अब उनका जो रिलीजन है, उनकी जो फेथ है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो खतरे में पड़ गई है। ये खतरे में कब लगती है, अब उन्होंने अपने बच्चे को भेजा कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने के लिए। कॉन्वेंट स्कूल जो है वहां पर भेजा, पंडित जी ने भी भेजा, मौलवी जी ने भी भेजा कि जाओ अब तुमको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना है, खूब नाम रोशन करना है। कॉन्वेंट स्कूल से वो वहां पर आए बच्चे, और अब्बा से मिलते ही बोले वहां पर, हाय डैड क्या हाल चाल है, मॉम पानी लेकर आओ, सिस कहाँ जा रही हो, ब्रो क्या कर रहे हो। पूरे घर में तो मानो अब बस बादल गिरने वाला है। ये तो पूरा सब पूरी व्यक्ति पर्सनैलिटी चेंज हो गई, ये तो पूरा रिलीजन हमारा चेंज हो रहा है जैसे ही हम बच्चे के मुंह से इस तरीके की बातें सुनते हैं। तो चाहे हिंदू परिवार हो मुस्लिम परिवार, उनको झटका लगता है कि हमारा बच्चा कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, कहीं हमारी कल्चर खत्म तो नहीं हो रही, हमारी संस्कृति। बताओ आजकल के बच्चे संस्कार का नाम का चीज ही नहीं। मंदिर लेकर गए, मस्जिद लेकर गए तो हाथ यूं उठने चाहिए या यूं उठने चाहिए, वहां पर उठ रहे हैं यूं। अब ये तो एक बड़ा झटका लग रहा है, जो वो रिलीजियस पर्सन मतलब उनके घर वाले हैं बड़े धार्मिक, बड़े संस्कारिक, और बच्चा जो है वो इस तरीके की चीजें कर रहा है। और ये ऑटोमेटिक या नेचुरल उसके ऊपर वो जहां पे पढ़ रहा है, जहां पर आसपास के लोग हैं, उनका असर तो पड़ेगा ही, ग्लोबलाइजेशन के ये इंपैक्ट पड़ेंगे, या जो वो वीडियो देख रहा है या जो कुछ कर रहा है। तो घर वालों को ये लगता है या समाज को ये लगता है कि इस यूनिफॉर्म सोसाइटी ने वेस्टर्नाइजेशन को हमारे यहां पर लाया है, और हमारी लोकल कम्युनिटी, हमारा जो आइडेंटिटी है उसको खत्म कर दिया है। तो इस समरूपी समाज के विकास ने यहां पर पश्चिमीकरण को बढ़ावा मिला है। पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। और इससे एक आइडेंटिटी क्राइसिस, जो लोकल कम्युनिटी हैं, स्थानीय समुदायों में, लोकल कम्युनिटी में
पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट यहां पर आता है। तो क्या आता है? लोकल कम्युनिटी में जो है पहचान का संकट। अब आइडेंटिटी क्राइसिस आएगी तो क्या होगा? हमारा धर्म खतरे में, हम क्या करेंगे? अपने धर्म को और मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। कैसे? जब आप रिएक्शनरी कोई स्टेप लेते हैं तब आप अपने धर्म की अच्छाइयों को स्थापित करने के बजाय धर्म की हर अच्छी बुरी चीजों के साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब कि अगर वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है और बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है तो इसका रीजन क्या है? वो अट्रैक्ट कर रहा होगा। जो वेस्टर्न जो बिलीव्स हैं, कल्चर हैं, वो कहीं ना कहीं आज के जनरेशन को एक अल्टरनेटिव दे रहे हैं उनके लाइफस्टाइल को, और वो अच्छे लग रहे होंगे। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आपको अगर लगता है कि नहीं वेस्टर्न कल्चर वह पूरी तरीके से कंप्लीट कल्चर नहीं है और आपका जो ट्रेडिशनल कल्चर रहा है उसकी अच्छी चीजें हैं, तो आप उन अच्छी चीजों को लेकर आइए, उनको जो है बढ़ावा दीजिए, उन पर सोसाइटी में डिस्कोर्स, अपने बच्चों को बढ़ावा दीजिए और सोसाइटी में करिए। लेकिन आप यहां पर करते क्या है? हर अच्छी बुरी चीज को आप जायज ठहराना शुरू कर देते हैं और रिएक्शनरी काम करते हैं। तो यहां पर क्या है? एक रिएक्शनरी स्टेप शुरू हो जाता है। रिएक्शन क्या होता है? प्रतिक्रिया यहां पर। तो इसका रिएक्शन निकल कर आता है। रिएक्शन क्या है? जब आइडेंटिटी क्राइसिस होती है तो ऐसी स्थिति में एक जो है यहां पर देखा जाता है कि रिएक्शन होता है। रिएक्शन कैसे होता है? 14 फरवरी को एक राष्ट्रीय त्योहार भारत में मनाया जाता है। इस दिन जो है वह बहुत से जो है पेयर्स घर के बाहर होते हैं और वहां पर कहीं बाग बगीचे में घूम रहे होते हैं, और तब तक एक मिलिट्री, एक सेना भी सड़कों पर उतरती है। वो सेना वहां पर ढूंढती है, और सेना करती क्या है? ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनके रिश्तों की परिभाषा ही बदल देती। यानी जो भविष्य में पति पत्नी के सपने देख रहे थे, अचानक उन सेनाओं के जरिए उन्हें भाई बहन बना दिया जाता है। ये रिएक्शनरी स्टेप है। ये जो सेनाएं बाहर निकलती हैं, ये अपनी संस्कृति को थोपने की कोशिश करती हैं और उन्हें लगता है कि इसी से उनकी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है, लेकिन ये सुरक्षित होने का तरीका नहीं होता है। तो यहां से क्या शुरू होता है? ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की शुरुआत है। यहीं से आज देश में मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग क्या है? कुछ नहीं है। हमको ये लगा हिंदुत्व खतरे में है, हमको लगा इस्लाम खतरे में, हमको लगा सिखिज्म खतरे में, और हमने उसका रिएक्शन देना शुरू कर दिया कि जो हमारे सिंबल्स हैं, जो हमारी, ये अचानक 2 दशकों में ही क्यों बढ़ा? काउ स्लॉटरिंग हमेशा से कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा काउ स्लॉटरिंग होती थी या इसकी वजह से बहुत बड़े दंगे होते थे। ये अंग्रेजों के समय धीरे धीरे शुरू किए गए थे और सही मायने में पिछले 2 दशक में ये इतना बड़ा मुद्दा बना। उसका रीजन है कि 90 के बाद हमारी जो सोच, हमारे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा, रिएक्शन बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चरल जो फीचर्स हैं, वैल्यूज हैं, वो बहुत तेजी से गिर रहे हैं। हमको लग रहा है संस्कृति का क्षरण हो रहा है, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, पश्चिमी संस्कृति आ रही। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से आप बात करेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि ये पश्चिमीकरण की संस्कृति क्यों हावी होती गई है। इसके पीछे वजह जितना उन लोगों का मैनिपुलेशन है, उतना आप लोगों का, यानी जो आपकी संस्कृति है, आप उसकी अच्छाइयों को शायद बाहर नहीं ले आ पा रहे हैं, और जरूरत किस बात की? उसको बाहर लेकर आने की। तो यहां से धार्मिक कट्टरता, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, और साथ ही साथ बायसनेस, पूर्वाग्रह जो हैं बढ़ रहे हैं। रिलीजियस बायसनेस और फंडामेंटलिज्म आज पूरे भारत में यह बढ़ रहा है। आप इसको अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। आज इसको आप मॉब लिंचिंग के रूप में देख सकते हैं, लव जिहाद के रूप में देख सकते हैं, या गौवध के मुद्दों पर आप देख सकते हैं। ऐसी चीजें यहां पर जो हैं अगर बढ़ रही हैं तो इसके पीछे वजह क्या है? यहां पर कहीं ना कहीं वो या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और यहां बायसनेस, और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बायसनेस कहां से बढ़ा है? तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल यहां पर रहा है। दूसरा, इसके पीछे एक और बड़ा फैक्टर रहा है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस चीज को और पोलराइज करती हैं, यानी रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों की भूमिका इसको और बड़ा मुद्दा बना देती। राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों की जो नेगेटिव रोल है वो यहां पर इस प्रॉब्लम को और बड़ा प्रॉब्लम बना देती है। नकारात्मक भूमिका यहां पर और बड़ा
बना देता है। जैसे कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ अयोध्या का, तो उस पर जिस तरीके से पोलराइजेशन वहां पर शुरू किया गया था हिंदू और मुस्लिम के रूप में, जबकि वहां पर जो है अयोध्या मंदिर पर डिस्प्यूट 1949 से चल रहा है। यह मामला न्यायपालिका में पहले से चला आ रहा था और इसका एक सहज समाधान होना चाहिए था। मतलब जो हुआ है ये समाधान नहीं था। हिंदू और मुस्लिम दोनों में से किसी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। ये अलग बात है कि वो राम मंदिर का मुद्दा ही नहीं रहा, वो मैटर ऑफ फेथ रहा ही नहीं, वो लड़ाई हो गई वर्चस्व की, वो लड़ाई हो गई वो अपनी आइडेंटिटी की। तो यहां पर, और वो कुछ लोगों की लड़ाई थी, अधिकांश लोगों को इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो लोग सही मायने में स्पिरिचुअल या रिलीजियस होते हैं, हिंदू या मुस्लिम, वो रिलीजियस प्लेसेस से ऑब्सेस्ड नहीं होते हैं, बल्कि जो रिलीजियस वैल्यूज हैं, आइडियल्स हैं, उनसे ऑब्सेस्ड होते हैं कि हमारे धार्मिक मूल्य क्या हैं, धार्मिक संस्कार क्या हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जिनके अपने कोई आराध्य होते हैं, जैसे अगर अभी मक्का और मदीना की बात आए या अभी अल अक्सा मस्जिद की बात चल रही है फिलिस्तीन की, तो वहां पर मुस्लिम सेंटिमेंट जुड़े हैं कि वहां पर हमको किसी कीमत पे चाहिए। उसी तरीके से हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद किसी का भी हो, कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स जुड़ी होती है कि भाई हमको ये चाहिए। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बाबरी मस्जिद या राम मंदिर का विवाद वहां पर बना हुआ था। लेकिन यह मुद्दा अचानक पोलराइज्ड किया गया और यह हिंदू और मुस्लिम के बीच एक बड़ी लड़ाई का यहां पर कारण बना, एक संघर्ष का कारण बना। इसी तरीके से अभी हाल में एनआरसी का मुद्दा आया। एनआरसी का जब मुद्दा आया तो एनआरसी का जो, और यहां पर सीएए का मुद्दा था, इसके बहुत से क्लॉज ऐसे थे जो डायरेक्टली इंडियन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको प्रभावित नहीं कर रहे थे। लेकिन हां, कुछ प्रावधान ऐसे थे जहां पर जो है वह रिलीजियस जो है यहां पर एक सिलेक्शन दिख रहा था कि कुछ लोगों के साथ अलग और कुछ लोगों के साथ अलग। इस पर आगे हम लोग बात करेंगे जब एनआरसी और सीए का मुद्दा देखेंगे। तो कुल मिलाकर वहां पर भी पोलराइजेशन भारत में देखने को मिला कि हिंदू और बनाम मुस्लिम का मुद्दा देखा। तो ये जो कोई भी इस तरीके का मुद्दा आता है और पोलराइज हो जाता है कि नहीं ये हमारा धर्म, ये क्यों आ रहा है, तो हमने कहा इसका दो तीन जो वजह है। पहला जो वजह रहा कि ग्लोबलाइजेशन ने सबके अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस ला दिया है। हम सब पहचान के संकट से गुजर रहे हैं। हमको लगता है हमारा धर्म खतरे में है, हमारे धार्मिक संस्कार, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी सब भूल जाएंगी, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, इनकी जनसंख्या घट रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसे तमाम जो हैं हमारे सामने, हमारे दिमाग में चीजें हैं। इसलिए हम यूनाइट होते हैं। हमको लगता है कि एक कम्युनिटी के रूप में हम रहेंगे। अगर मुस्लिम है हम एक जगह पे रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, हिंदू हैं एक जगह रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। इस तरीके के सेंटिमेंट्स वहां पर जो है निकल कर आते हैं। इस चीज को और प्रवोक करने का काम पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इनका बहुत निगेटिव रोल यहां पर रहता है। तो ये पोलराइजेशन करते हैं सोसाइटी का। और अंतिम चीज जो देखी जा रही है सोसाइटी में, वो देखा जा रहा है यहां पर कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, तो सेकुलरिज्म कई जगहों पर डिक्लाइन कर रहा है, कई फॉल्स कंसेप्ट इन सब चीजों की वजह से बोला जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन। धर्म का वस्तुकरण बड़ी तेजी से बढ़ा है। कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है? कमोडिफिकेशन का मतलब है आज रिलीजन एक प्रोडक्ट बन चुकी है, सब खरीद बेच रहे हैं। आप देखिए धर्म के नाम पर इतना बड़ा बाजार, इतना बड़ा बाजार, मतलब कि अगर थोड़ा सा आपको बोलने आता हो और 4 किताबें धर्म की आपने पढ़ ली हो, आचरण चरित्र कैसा है ये तो बिल्कुल हटा दीजिए आप। न चरित्र से आपके कोई मतलब है, ना आपके आचरण से मतलब है आपके दिमाग से। 4 धार्मिक किताबें रटने की क्षमता और कुतर्क करने की क्षमता आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए, बोलने की क्षमता आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। आप बस बाबा बन गए वहां पर। प्रिडिक्ट करने की क्षमता, मानव मनोविज्ञान समझने की क्षमता होनी चाहिए। 4 बार आपने हाथ देखा, आपने लकीरें देखी, आपने बड़ी बड़ी बातें वहां पर कर दी कि बच्चा आपके जीवन का क्या एक ही मूल तत्व है, और शांति के साथ आप बोलते गए और उसके बाद जनता आपको हाथों हाथ ले। ये चीजें जो हैं रिलीजन के कमोडिफिकेशन। और बड़ा अफसोस होता है, आप देखिए कोई एक बाबा थे आज से 100 साल पहले, वो मृत हुए, उनका जो है जीवन खत्म हुआ, और उसके बाद अब आप जाइए तो उनके आश्रम में कमोडिफिकेशन का लेवल देखिए। बाबा जी की खड़ाऊ की रिप्लिका 50 रुपए,
वहां पर मिलेगा। बाबा जी के बाल का टुकड़ा 100 रुपए का मिलेगा। बाबा जी की चश्मे, वहां पर छोटे छोटे चश्मे बनाकर, अब बाबा जी के मतलब चश्मा ऐसा था अक्षय खजाना कि उसे हजारों लाखों चश्मा बना बना के रख दिया गया है और बिक रहा है वो 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। ये भभूति बाबा जी का, ये चीजें सुपरस्टिशन है, सीरियस सुपरस्टिशन है, ऑर्थोडॉक्स के रूप में देखी जा रही हैं। यहां पर इस तरीके से कमोडिफिकेशन देखा जा रहा है। कई बाबाओं को आप देखते हैं, कई फकीरों को आप देखते हैं, कई ऐसे विवादास्पद चीजों को आप देखते हैं कि वहां पर एक्सप्लॉइटेशन वो जनता का करते हैं। पैसा जिस तरीके से लूटा जा रहा है, जिस तरीके से खाली कराया जा रहा है, एक सीरियस एक्सप्लॉइटेशन वहां पर आपके साथ किया जा रहा होता है। तो ये कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन नहीं है तो क्या है? आज चैनल, तमाम तरीके के चैनल चल रहे हैं और ये जो चैनल वहां पर चल रहे हैं, इनमें कहीं शांति चैनल है, कहीं आवेश चैनल है, कहीं गुस्सा चैनल है, कहीं नफरत चैनल है, धार्मिक कहने के लिए अलग अलग चैनल वहां पर चल रहे हैं। ये रिलीजियस चैनल जो हैं वहां पर सब कुछ बताते हैं, लेकिन उसी चीजों में कई बार कई ऐसे सुपरस्टिशन, कई ऐसे ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजियस बेसिस पे भी गलत है, धार्मिक आधार पर भी गलत है, लेकिन वहां पर उन चीजों को भी लाया जाता है। वो केवल इसलिए क्योंकि वहां पर आपकी संवेदनाएं इस तरीके से हो, आपको सेंसिटाइज करने के लिए कि आप जो है अपने धर्म से जुड़ सके, और इस आधार पर धर्म का यह क्रय विक्रय बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। अब इससे क्या होता है? सुपरस्टिशन बढ़ता है, धार्मिक अंधविश्वास बढ़ता है, और धार्मिक अंधविश्वास, अगर रिलीजियस सुपरस्टिशन बढ़ेंगे तो साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका जो है वो क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक मनोवृत्ति का ह्रास होगा। तो आपका साइंटिफिक जो है टेम्परामेंट नहीं दिखेगा, तो क्या आप सेकुलर रह पाएंगे? तो सेकुलरिज्म के सामने ये खतरे हैं, या सेकुलरिज्म क्यों फॉल्स कंसेप्ट के रूप में माना जाता है, इसके पीछे ये बोला जाता है कि इंडिया जो है वह रिलीजियस सोसाइटी रही है, जहां पर रिलीजियस सेंसिटिविटी रही है। ऐसी सोसाइटी में यूरोप का सेकुलर जो कंसेप्ट है वह यहां पर लागू नहीं हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ये हम सही मान लें? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यानी सेकुलरिज्म जो है अभी भी क्या है? वह रेलेवेंट है। क्यों? पंथ निरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है। अगर ये आपसे कहना है तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे के रीजन देखते हैं। क्योंकि पहली चीज क्या है, असल में हिस्टोरिकली हम लोग जो है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा है, हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा है वो सेकुलर रहा है। ऐतिहासिक रूप से हमारी राजव्यवस्था वो पंथ निरपेक्ष रही है। कैसे रही है? ऐतिहासिक रूप से हमारी जो व्यवस्था है वो पंथ निरपेक्ष इसलिए रही है कि हमारे जितने रूलर थे, आज के नहीं, बहुत पुराने, अशोक जब अशोक युद्ध जीतते हैं, सबसे बड़ा युद्ध जीतते हैं, अशोक ने बुद्धा जो रिलीजन था उसको बढ़ाना शुरू किया। उस वक्त जो रिलीजन था वो क्या था? एक तरफ बुद्धा रिलीजन था, बुद्ध जो धर्म था वो बड़ी तेजी के साथ शुरू हो रहा था, लेकिन पुराना जो धर्म था जिसे ब्राह्मण धर्म कहा जा रहा था, भागवत धर्म कहा जा रहा था, उसके सामने खतरा आ चुका था। अलग अलग हिस्सों में शैव शाक्त संप्रदाय के रहने वाले लोग थे, बाहर से भी लोग आ रहे थे। यानी भारत में कई तरीके के धार्मिक संप्रदाय उस वक्त विद्यमान थे। अशोका ने उस वक्त धम्मा नीति की घोषणा की। उसने कहा धर्म का विजय। उसने कहा कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार हमारे साम्राज्य में किया जाएगा, यानी इक्वल ट्रीटमेंट, सभी रिलीजन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट की पहली बार बात किसने की? धम्मा पॉलिसी किसने दिया? अशोका ने दिया। यहीं से सेकुलरिज्म आ जाता है। अदरवाइज उस वक्त की स्थिति थी कि जो स्टेट रिलीजन होता था अदर रिलीजन को खत्म कर देता था। यानी बुद्ध रिलीजन अगर स्टेट रिलीजन हुआ तो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोगों को, भागवत धर्म के मानने वाले लोगों को खत्म कर दिया जाता, शैव शाक्त इनको बदलने के लिए अपने को मजबूर कर दिया जाता। लेकिन अशोक ने यह काम नहीं किया। 16वीं 17वीं शताब्दी में अकबर आए। अकबर ने अपने यहां पर एक बड़ा काम किया, इबादत खाना। कभी आप फतेहपुर सिकरी जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे इबादत खाना, बड़ा खूबसूरत सा वहां पर आर्किटेक्ट है। वहां पर बीचों बीच अकबर बैठते थे, चारों तरफ हर एक रिलीजन के जो धार्मिक गुरु, रिलीजियस स्कॉलर होते थे। कहीं पर वहां पर हिंदू पंडित बैठे हुए हैं, कहीं पर हिंदू स्कॉलर बैठे हुए हैं, कहीं क्रिश्चियन जो है पादरी बैठे हुए हैं, मौलवी जी बैठे हुए हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग वहां पर बैठे रहते थे और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा होती थी कि यहां पर जो है कई ऐसे प्रश्न उठाए जाते थे, इनका क्या जवाब, हिंदुइज्म क्या जवाब देता है, इस्लाम क्या जवाब देता है,
यहूदी क्या बोलते हैं, ईसाई क्या बोलते हैं, ये एक अलग तरीके का कंसेप्ट था। और जब इससे सारी चीजें अकबर ने समझी तो अकबर ने एक नया कोड ऑफ कंडक्ट, या अकबर ने एक नया, बहुत से लोग कहते हैं धर्म ही शुरू कर दिया, नाम रखा दीन इलाही। अकबर के शासन की बुनियाद इस चीज पर थी, सुलह ए कुल, यानी सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ शांति पूर्वक रहना है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ रहना है। और यही है सेकुलरिज्म। सही मायने में पंथ निरपेक्षता का मतलब है एक समाज में, एक राज्य में सभी धर्मों का सबके साथ रहना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। तो हमारे यहाँ सेकुलरिज्म कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये अशोका के समय से, अकबर के समय से हमारे यहाँ पर क्या देखा जा रहा। तो यह ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकली जो है, इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की फीचर के रूप में था। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का फीचर यहां पर था। कैसे? तो आप एग्जाम्पल देंगे कि अशोका, और अशोक की क्या थी, धम्म नीति, धम्म पॉलिसी यहां पर। और अकबर, अकबर का क्या था, सुलह ए कुल, सुलह ए कुल। और केवल हमारा हिस्टोरिकली हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वह केवल सेकुलर नहीं था, हमारा सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी का ओरिजिनल फीचर ही सेकुलरिज्म है। भारतीय समाज जो है, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की मूल प्रकृति भी पंथ निरपेक्ष है, मूल प्रकृति भी पंथ निरपेक्ष, यहां पर मूल प्रकृति भी पंथ निरपेक्ष है। कैसे? हमारे यहां पर जो है, जो सबसे बड़ा फीचर है वो है यूनिटी, डाइवर्सिटी विथ यूनिटी। हम विविधता में एकता की बात करते हैं। मतलब अमेरिका में आप जाएंगे, आप अमेरिकन वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करना होगा, आपको वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला जो बिलीफ है वो छोड़ना पड़ेगा। अगर अमेरिका में आपको उनके साथ वहां पर रहना है तो अमेरिका के लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग अपने को बदलना होगा। इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉट का कंसेप्ट, यानी एक बर्तन है, उस बर्तन में जो जाएगा वह अपने को पिघलाना पड़ेगा, और एक जैसा, सब जैसे हैं वैसा आपको, यानी अमेरिका में सब जैसे हैं वैसे आपको भी रहना पड़ेगा। लेकिन भारत ये अजूबा है, ये अनोखा है। आप अपने परिधान को, आप मुस्लिम हैं, आप खुलकर यहां कहीं भी किसी भी तरीके से आपको वह अधिकार है कि आप अपने परिधान को वहां पर धारण कर सकते हैं। आप बाहर इस तरीके से अन्य देशों में नहीं कर सकते। फ्रांस में यही तो स्थिति हो रही है, केवल वहां पर नकाब, जो बुर्का है वहां पहनने से, उस पर वहां पर विवाद चल रहा है, वहां पर इतने बड़े मुद्दे चल रहे हैं। अमेरिका में तो केवल पगड़ी सरदारों ने पहनी और वहां पर कई लोगों की हत्या कर दी गई। ये चीजें दुनिया के अन्य हिस्सों में चलती हैं, भारत में ये स्थिति नहीं है। यहां पर हर कोई अपने पहचान को सबके सामने रख सकता है, बता सकता है, पहला। दूसरा, भाषा। आप देखिए भारत में हर कहीं, आप कहीं भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि भारत में हिंदी को थोपा गया है। यहां पर किसी लैंग्वेज को किसी के ऊपर नहीं थोपा गया है। अलग अलग क्षेत्र की अपनी अपनी भाषाएं, भोजपुर में है, भोजपुरी में बोले जा रहे हैं, अवधी में है, अवधी बोले जा रही हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी चीज, मतलब विविधता है। यहां पर जबरदस्त डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद एक अलग तरीके की यूनिटी, एक अलग तरीके की एकता। आप जाइए तमिलनाडु, और जैसे ही तमिलनाडु आप जाएंगे, जैसे ही वहां के मंदिर में आप जाएंगे, वहां के मस्जिद में जाएंगे, आप वहां के लोगों से मिल जाएंगे। आप बताएंगे कि हमारे यहाँ पूजा पाठ ऐसे होता है, वो बोलेंगे हमारे यहाँ पूजा पाठ ऐसे होता है। आप मणिपुर में जाएंगे, वहां पर वैष्णव संकीर्तन होते हैं, वहां पे तो आप बड़े आश्चर्य में आ जाएंगे। वहां पर बहुत पहले से कई मुसलमान भी बसे हैं। नॉर्थ ईस्ट में केवल ऐसा नहीं है, हम लोगों के कंसेप्ट में यह है कि नॉर्थ ईस्ट में तो केवल रहने वाले लोग आदिवासी होंगे, या वहां पर जो है क्रिश्चियन, चूंकि वहां मिशनरियां हैं तो क्रिश्चियन हो चुके होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां बड़ी संख्या में हिंदू भी हैं, बड़ी संख्या में मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, आदिवासी भी हैं। वो पूरा पूर्वोत्तर का इलाका इसी तरीके का है। तो ये बड़ा विविधता होने के बावजूद कई चीजें आपको एक दूसरे से जोड़ती हैं, आप लोगों को अपने को मजबूत बनाती हैं। क्लियर है? अब ये आगे जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे पंथ निरपेक्षता का। इसके आगे 2-3 पॉइंट हैं, कल मतलब कल यानी मंडे को सेकुलरिज्म और एक और क्वेश्चन प्रियम्बल का खत्म करने के बाद मंडे से हम लोग फंडामेंटल राइट की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।